हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग टू एवरीवन। माय नेम इज प्रतीक और आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के चैनल के ऊपर। हम लोग ने पिछले क्लास के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव कंसाइज तमिलनाडु बोर्ड के कोर्स की शुरुआत की थी, उसी को ही कंटिन्यू करेंगे और आज हम लोग देखने की कोशिश करेंगे मौर्यस के बारे में। जी हाँ, हमने पिछले सेशन के अंदर प्री मौर्यन कंडीशन के बारे में देखा था कि कैसे मगध एक एम्पायर के रूप में कन्वर्ट हुआ। मगध के अंदर के जो शासक से कैसे अपने आप को शक्तिशाली बनाते हैं, कैसे हर्यक डायनेस्टी, नंद डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी, अलग अलग डायनेस्टीज मगध के ऊपर आती है और इन्होंने मगध को कैसे एक साम्राज्यवादी स्टेट के रूप में कन्वर्ट किया। तो 16 महाजनपद में से 4 महाजनपदों की कहानी, 4 में से कोई एक की तरफ जाना जो अल्टीमेटली मगध की ग्लोरी के लिए जाना गया है, उसी के ऊपर हमने पिछले क्लास के अंदर चर्चा की थी। तो हमारी कंडीशन के अंदर आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे मगध की कहानी रही है एंड हाउ डिड द स्टोरी ऑफ मगध इमर्ज्ड एज एन एम्पायर। हम लोग ये भी देखने की कोशिश करेंगे आज के क्लास के अंदर कि भारत में कैसे विदेशी आक्रमण हुए। विदेशी आक्रमण का मतलब यह है कि जब मगध का साम्राज्य बढ़ रहा था, when the Magadhan empire was being built, contemporary to that period we will see the empire building also started। empire building का मतलब यह है कि इस पीरियड में तात्कालीन रूप से हमको ये जानकारी मिल रही है कि मगध के पीछे, मतलब कंटेम्पररी टू द टाइम ऑफ मगध, we will also see that the state formation will take place। we will also see that the Greeks and the Persian invasion of India will take place। जी हाँ, भारत पे 2 विदेशी आक्रमण हुए थे। 300 बीसी से लेके 600 बीसी तक का जो पीरियड है, इस पीरियड तक आते आते सबसे पहले ईरानी यानी कि पर्शियन इन्वेजन की शुरुआत हुई और पर्शियन इन्वेजन के बाद तात्कालिक रूप में हमको ये भी जानकारी मिल रही है कि ग्रीक्स यानी कि यूनानी आक्रमण की भी शुरुआत हुई। तो आज हम लोग 2 टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। पहला द पर्शियन इन्वेजन ऑफ इंडिया, द ग्रीक इन्वेजन ऑफ इंडिया, विल ट्राई टू डिस्कस इट आउट एंड देन वी विल आल्सो ट्राई टू सी इट आउट कि भारत में मौर्यन इन्वेजन की कैसे शुरुआत हुई और मौर्यन एम्पायर की कैसे शुरुआत हुई। ये मौर्यस जो बेसिकली एक एम्पायर बिल्डर के रूप में कैसे निकल के, उनके ऊपर भी चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको वेलकम करना चाहूंगा अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म के ऊपर, जैसे हम लोग कहते हैं लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई, साथों साथ अनअकैडमी प्लस, जहां इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स आपके लिए लाइव क्लासेस लेके आता है। यूपीएससी सीएसई की तैयारी बहुत ही कठिन है, उसको एक डेडिकेटेड और एक डायरेक्टिव अप्रोच के साथ तैयारी करवाने के लिए हम आपके लिए लेके आए हैं अनअकैडमी प्लस का प्लेटफॉर्म, जहां आपके लिए बहुत डेडिकेटेड बैचेस हो रही है। वी आर स्टार्टिंग विद अ न्यू बैच कॉल्ड एज रफ्तार। ये रफ्तार बैच के अंदर आपको कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन करवाया जाएगा। मेरा एक एंशिएंट और मिडिवल का एमसीक्यू कोर्स भी आ रहा है इसके अंदर से ही। सो इसमें अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जो आपको रिवाइज कराएंगे। इसके साथ साथ अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको एक्सेलरेट बैच मिल रहा है, ये प्योर इंग्लिश बैच है। रफ्तार बैच जो है वो है बाइलिंगुअल इंग्लिश बैच है, हिंदी प्लस इंग्लिश का मिक्सचर आपको मिलेगा। अदर देन दिस, अगर आप इनफैक्ट कोई भी प्रकार की तैयारी करना चाहते हो तो यू कैन यूज दिस कोड PN Live फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट फॉर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन। अभी आपको 26,000 रुपीज तक की सेविंग मिल रही है, तो आपको काफी लाभ होगा। प्लस सब्सक्रिप्शन में, कॉम्बो सब्सक्रिप्शन में अगर आप GS और ऑप्शनल दोनों साथ में सब्सक्राइब करते हो तो आपको काफी डिस्काउंट भी मिल जाएगा और ऑप्शनल की तैयारी भी हो जाएगी। बाय द वे, मैं हिस्ट्री ऑप्शनल पढ़ाता हूँ अनअकैडमी प्लस के प्लेटफॉर्म के ऊपर। बाकी सीसेट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है प्रीलिम्स को लेके। अगर आपकी सीसेट की तैयारी कमजोर है तो 12 दिसंबर से वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद सीसेट बैच, एक्सक्लूसिव सीसेट बैच है। इसमें खाली और खाली सीसेट ही करवाया जाएगा, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी कोई भी क्वेरी है तो यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर 8585858585। ये कोड को यूज करिए, ना भूलिएगा, PN Live, जो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देगा। हमारे पास यहाँ पे 0% EMI की फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। ये कॉल के ऊपर, ये नंबर के ऊपर कॉल करिए, आपको जरूर से सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप में से आपके कोई दोस्त यूपीएससी सीएसई का इंटरव्यू फेस कर रहे हैं तो हमारे साथ लास्ट माइल इंटरव्यू प्रोग्राम में जुड़िए। यहाँ आपको डेडिकेटेड तैयारी करवाई जाएगी इंटरव्यू के लिए। कैसे तैयारी करनी है, कैसे अप्रोच रखना है, वो भी इसके अंदर से कवर है। बाकी हमारे पास वीडियो सॉल्यूशन है डाउट्स के, इसको भी आप यहाँ पे सीधा सीधा एड्रेस कर सकते हो और आपकी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हो। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज के सेशन को। हमारे सोशल मीडिया पेजेस के ऊपर जुड़िए, हमारे खास करके कम्युनिटी के ऊपर, जहां आपको हमारी सब डिटेल्स मिल जाएगी, क्लासेस से लेके हमारे नए बैचेस के बारे में भी। सर खैर, तो हमने पिछले क्लास के अंदर 6th सेंचुरी BC की शुरुआत की थी। हमने देखने की शुरुआत की थी कि कैसे द पीरियड फ्रॉम 600 BC ऑनवर्ड, 600 BC से लेके 300 BC तक का जो पीरियड है उसमें क्या बदलाव हुए। सर ठीक है, मोटे मोटे तौर के ऊपर हमने एनसीईआरटी को जब शुरू किया था, तमिलनाडु बोर्ड की किताब को, सर है ना, उसमें हमने आपको बताया था कि स्टोन एज सबसे पहला एज है। स्टोन एज के बाद इंडस वैली सिविलाइजेशन आया। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद हमने ये देखने की कोशिश की कि कैसे वैदिक एज का डेवलपमेंट हुआ। वैदिक एज के ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमको ये भी जानकारी मिल रही है कि भारत के अंदर वी विल सी कि महाजनपदों का निर्माण हुआ।
और ये जो महाजन पद थे उसी के अंदर से हमको ये भी पता चल रहा है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म का भी डेवलपमेंट होगा, क्योंकि इसी के कंटेम्प्रेरी हमको ये नॉलेज मिल रहा है कि दूसरे संप्रदायों का भी विकास होने की शुरुआत हो गई थी। ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमने ये भी देखा कि ये जो 16 महाजन पद थे, ये 16 में से 4 हुए और 4 में से एक में मौर्यन एम्पायर की शुरुआत हो जाएगी। किसकी? मौर्यन एम्पायर की। द मौर्यन एज विल बी स्टार्टिंग एट दैट टाइम, और वहां से बेसिकली भारतीय इतिहास पूरी तरह से बदल जाता है। ये मौर्यन एम्पायर जब भारत के अंदर बन के आ रहा था तो भारत में 2 आक्रमण होते हैं। पहला पर्शियन इन्वेजन ऑफ इंडिया होगा, पर्शियन का मतलब है ईरानी लोग आएंगे, और दूसरा अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो ग्रीक इन्वेजन ऑफ इंडिया होगा, यानी कि ग्रीक लोग आएंगे। तो आज के हमारे क्लास के अंदर हम लोग 2 टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पहला द पर्शियन इन्वेजन ऑफ इंडिया, दूसरा द ग्रीक इन्वेजन ऑफ इंडिया। महाजन पद से मौर्यस की तरफ हम लोग कैसे गए उसको हमने कल के क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया था कि कैसे 3 डायनेस्टीज, एक का नाम था हर्यक डायनेस्टी, दूसरे का नाम अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो हमको देखने को मिलता है शिशुनाग डायनेस्टी, और शिशुनाग डायनेस्टी के बाद हमने ये भी देखा था कि कैसे नंद डायनेस्टी पावर के ऊपर आती है। ये तीनों डायनेस्टीज के कंटेम्प्रेरी पीरियड के समय पे ही ऑन द 3 डायनेस्टीज वी विल सी द चेंज विल टेक प्लेस, और यही चेंज था जिसके परिणाम स्वरूप द मौर्यस विल कम टू पावर। इसको मैंने कल पढ़ाया था, थोड़ा बहुत इसके ऊपर फिर से डिस्कस करेंगे। आज हम लोग देखते हैं कि पर्शियन और ग्रीक इन्वेजन क्यों हुआ सर, ठीक है। Why the Greeks and the Persian invaded over India? Persian basically 550 BC के बाद भारत के ऊपर आक्रमण करेंगे, and we will see the Greeks will be invading over India somewhere around 326 BC। और ग्रीक्स के अंदर तो आपको ये पता चलता है कि अलेक्जेंडर करके जो राजा था उसके आक्रमण की जो कहानी है उसको हम लोग देखेंगे सर, ठीक है। तो विल बी डिस्कसिंग आउट कि हाउ अलेक्जेंडर विल बी इन्वेडिंग इंडिया, उसकी क्या कहानी है, उसके पीछे क्या क्या घटनाएं हो रही है, उसके ऊपर भी चर्चा करने की कोशिश करेंगे सर। खैर, तो चलते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे पर्शियन और मैसेडोनियन इन्वेजन्स भारत के ऊपर होते हैं। मैसेडोनिया का मतलब ये होता है कि ग्रीक इन्वेजन कैसे हुए, कैसे इनकी असर भारत के ऊपर रहती है, और प्रिसाइसली वी विल सी कि कैसे इंडिया और फॉरेन की लैंग्वेजेस का भी डेवलपमेंट हुआ सर, है ना। तो सटासट करके आगे चले जाते हैं, क्योंकि कल के क्लास में हमने काफी इसके बारे में चर्चा की थी। आज हम लोग सीधे सीधे तौर के ऊपर देखने की कोशिश करेंगे कि नंदा एम्पायर जब बन के आया, जब हर्यक डायनेस्टी रूल कर रही थी, करीबन 6 सेंचुरी के आसपास के पीरियड के बाद हमको ये जानकारी मिल रही है कि पर्सी और ग्रीस से बेसिकली इंडिया का कल्चर बनने की बहुत शुरुआत हुई सर, ठीक है। ये इंडियन कल्चरल रिलेशंस की जब हम लोग बात करेंगे तो उस पीरियड के अंदर पर्शिया का एक राजा था जिसका नाम था साइरस। नाम याद रखेगा, आपको कभी कभी पीटी के अंदर आ सकता है। ही वॉज द फर्स्ट किंग हु स्टार्टेड बिल्डिंग द एम्पायर टुवर्ड्स इंडिया। साइरस करके था जिसका एम्परर था पर्शिया का, उसने भारत के ऊपर आक्रमण किया करीबन 530 BC के आसपास, ठीक है। और उसने कपीशा करके एक शहर के ऊपर आक्रमण किया। एक्चुअली आप कपीशा देखने की कोशिश करोगे तो वो आज के नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर आया हुआ शहर है सर, ठीक है ना। सो वी विल सी द सिटी ऑफ कपीशा। द कपीशा इज लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। मतलब आज का आप अफगानिस्तान देख सकते हो, वहां पे आपको कपीशा करके शहर देखने को मिलेगा सर, ठीक है ना। तो आज के तक्षशिला के ऊपर वाले प्रदेशों के ऊपर हमको कपीशा मिलता है। तो ये जो साइरस था, ये साइरस यहाँ से आया था, ही केम फ्रॉम पर्शिया सर, ठीक है ना। तो पर्शिया बेसिकली आज का ईरान है सर, ठीक है ना। तो यहाँ से ये लोग अफगानिस्तान होते हुए अल्टीमेटली भारत की तरफ एंटर करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हमको साइरस की कहानी देखने को मिलती है सर, ठीक है। अब कहानी ये है कि ये जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये जो पर्शियंस का, ये पर्शियंस करीबन 200 साल तक, है ना, ऑलमोस्ट फॉर 200 ईयर्स, ओके, भारत के उत्तर पश्चिम विस्तार में अपना डोमिनेशन एस्टेब्लिश करेंगे सर, ठीक है। द पर्शियंस विल बी डोमिनेटिंग द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, प्रिसाइसली द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द इंडस, है ना। इंडस नदी के जो पश्चिमी इलाका है सर, है ना, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडस, याद रखेगा सर, है ना। पर्शियंस कभी भी सीधे सीधे भारत के ऊपर नहीं आते हैं सर, ठीक है ना, समझे। बट हमको ये जानकारी मिल रही है कि पर्शियंस भारत के पश्चिमी किनारों के ऊपर रहेंगे सर। खास करके हम देखेंगे कि इंडस नदी का वेस्टर्न पार्ट है सर, ठीक है ना। तो ये जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडस वाला रीजन है, वहां पे हमको ये जानकारी मिलेगी कि पर्शियंस का पहला आक्रमण भारत के ऊपर रहता है। दूसरी बात हमको ये भी देखने को मिलती है कि पर्शियंस ने भारत के ऊपर जब आक्रमण किया तो वहां से काफी सारा रेवेन्यू कमाने की शुरुआत की, भारत से काफी सारे रिसोर्सेस कमाने की शुरुआत की सर, ठीक है ना। बिकॉज इंडिया वॉज अ वेरी रिसोर्स रिच कंट्री इवन एट दैट पीरियड। तो हमको ये काफी सारे सोर्सेस बताते हैं कि पर्शियंस का इंपैक्ट क्या रहा होगा सर, ठीक है। तो एक ग्रीक हिस्टोरियन है जिसका नाम है हीरोडोटस, याद रखेगा इसका नाम सर, ठीक है। हीरोडोटस को काफी लोग कहते हैं कि इज नोन एज द फादर ऑफ द वेस्टर्न हिस्ट्री, और ही इज नोन एज द फादर ऑफ द हिस्टोग्राफी। हिस्टोग्राफी का मतलब ये होता है
कि इतिहास लेखन की जो टेक्निक है कि इतिहास कैसे लिखा जाता है, उसको लेके बेसिकली हीरोडोटस का नाम बहुत ही लोग भर भर के कहते हैं सर। खैर, तो अकॉर्डिंग टू ग्रीक हिस्टोरियन हीरोडोटस, गांधार कॉन्स्टिट्यूटेड द 20th एंड द रिचेस्ट सट्रपी ऑफ द एक्मेनिड एम्पायर। अब देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी आपको बता रहा हूं। बिकॉज दे हैड कैप्चर्ड द वेस्टर्न एरिया, खास करके नॉर्थ वेस्ट के अंदर, तो यहाँ पे गांधार करके गण महाजनपद आया करता था सर, ठीक है ना। अगर आपको याद होगा, पिछले क्लास के अंदर मैंने आपको महाजनपद की मैपिंग कराई थी। ये मैपिंग के अंदर शायद तक मैंने आपको यहाँ पे बताया भी था कि देयर यूज्ड टू बी अ महाजनपद कॉल्ड एज गांधार सर। देखिए यहाँ पे ये रहा लिखा हुआ है। तो एक ग्रीक हिस्टोरियन है जिसका नाम है हीरोडोटस। किसका नाम है? हीरोडोटस। नाम याद रखिएगा सर, ठीक है ना। हीरोडोटस ने ये कहा है कि भाई ये जो गांधार और आज का जो पश्चिमी इलाका है इंडस का, वो पर्शियंस के लिए इतना धनी साबित हुआ, उसके लिए इतना मैं कह सकता हूं कि इंपॉर्टेंट साबित हुआ कि इन्होंने भारत के अंदर से बहुत पैसा कमाया और उनका एक 20वां शत्रप था सर, ठीक है ना, समझे। तो एक इंटरेस्टिंग कहानी आपको देखने को मिलती है। इट कंस्टिट्यूटेड द 20th एंड द रिचेस्ट सत्रपी ऑफ द एक्मेनिड एम्पायर। एक्मेनिड एम्पायर का मतलब ये होता है पर्शियन एम्पायर, याद रखिएगा। कभी कभी मैं पर्शियन बोलूंगा, कभी कभी किताब के अंदर अगर आप देखने की कोशिश करोगे एक्मेनिया शब्द लिखा गया होगा। क्या? कभी कभी किताब में आपको पर्शियन शब्द देखने को मिलेगा, कभी कभी किताब में आपको एक्मेनिया देखने को मिलेगा। एक्मेनिया, एक्मेनाइड, इस तरह के शब्द मिलेंगे। बोथ आर सेम ओनली सर, है ना, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओके, सो अकॉर्डिंग टू ग्रीक हिस्टोरियन हीरोडोटस, द गांधार यूज्ड टू बी द स्टेट, है ना, महाजनपद हुआ करता था, उसको लेटर ऑन पर्शियंस ने एनेक्स किया था। दी गांधार कंस्टिट्यूटेड द 20th एंड द रिचेस्ट सत्रपी ऑफ द एक्मेनिड एम्पायर, है ना, कि गांधार जो है वो सबसे रिचेस्ट सत्रपी के रूप में ऊपर गया। शत्रप बेसिकली क्या है सर, ठीक है, तो इसके ऊपर थोड़ी बहुत डिस्कस कर देते हैं कि व्हाट इज द शत्रपी सिस्टम। तो पर्शियंस ने क्या किया था कि आज के वेस्ट में और भारत के आजू बाजू के जो ईस्टर्न एरियाज थे, यहाँ के पर्शिया की इस साइड में, वहां पे अपना एम्पायर बना था। और ये लोग क्या करते थे कि एम्पायर को अलग अलग प्रोविंसेस में काट देते थे सर, ठीक है ना। So they used to divide the big empire into provinces. Obvious था कि कोई भी एम्पायर है, इतना बड़ा एम्पायर है, तो उसको आप एक ही सेंट्रलाइज यूनिटी के रूप में तो नहीं रख सकते, तो उसको काटना पड़ेगा उसके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। जैसे भारत में आज राज्य कैसे है सर, ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि 28 राज्यों के साथ हम लोग कुछ यूनियन टेरिटरीज बनाए हुए हैं। उसके पीछे का इंटेंशन क्या है? द मेन इंटेंशन इज दैट कि उसका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा चलना चाहिए, उसका प्रशासन अच्छा चलना चाहिए। कि जब हम लोग ने पर्शियंस की कहानी देखी, whenever we studied the story of the Persians, तो हमको पर्शियंस ने ये दिखाया कि ये जो इंडिया है, खास करके गांधार है, गांधार उनका एक शत्रप हुआ करता था सर, ठीक है। अब याद रखेगा, ये जो सत्रप है, ये सत्रप ही मूल तरह से एक प्रांत के लिए यूज होता है, प्रोविंस के लिए यूज होता है, और यहाँ पे एक प्रोविंशियल गवर्नर की अपॉइंटमेंट की जाती थी सर, ठीक है। सो वी विल फाइंड कि देयर विल बी अ गवर्नर हु विल बी अपॉइंटेड, और इसमें हीरोडोटस का ये मानना है कि जो गांधार करके क्षत्रपी है वो रिचेस्ट सत्रपी के रूप में है। मतलब इतना बड़ा पर्शियन एम्पायर, इतना बड़ा पर्शियन एम्पायर, जहां ईस्ट से लेके वेस्ट तक, आज के इजिप्ट तक ये लोग पहुंचे थे। पर्शियंस इतने डोमिनेटिंग थे कि आज के वेस्ट अफ्रीका के अंदर आपको इजिप्ट देखने को मिलेगा सर, है ना, ईस्ट अफ्रीका में इजिप्ट मिलेगा। ये इजिप्ट जो नॉर्थ के अंदर है, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका के टॉप के ऊपर आपको मिलता है, वहां तक पर्शियन एम्पायर का दबदबा था। पर्शियंस ने वहां मेडिटेरियन में चीजें कैप्चर की थी, उन्होंने मैसेडोनिया को हरा था, ग्रीक्स को डोमिनेट किया था, सेंट्रल एशिया में उनका डोमिनेशन था। इतने बड़े साम्राज्य के तहत भी भारत का जो गांधार करके जो एरिया था जिसमें पर्शियंस ने जीता था, वो उनको सबसे ज्यादा लाभ कमा के देता था। इन स्पाइट ऑफ हैविंग सच अ बिग एम्पायर इन पर्शिया, ईरान के शासकों के पास इतना बड़ा साम्राज्य था, भारत का गांधार नाम का एक महाजनपद जब उन्होंने कैप्चर किया तो उनके लिए सबसे बड़ा रेवेन्यू का सोर्स खुल गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरी बात आपको? इन्होंने खाली गांधार नाम का एक स्टेट कैप्चर किया इंडिया से, वेस्टर्न एरिया से, और उनके लिए सबसे अधिक में अधिक रेवेन्यू मिलने की शुरुआत हो गई। You can imagine कि how big and how huge the Indian Empire was and how resourceful we were that the Persians always thought of capturing India on a larger scale. एक छोटे राज्य को कैप्चर करके उन्होंने one of the richest revenue sources को डेवलप किया। By capturing one of the smallest of the regions, they were able to develop one of the biggest revenue areas for themselves.
यू कैन इमेजिन कि अगर इंडिया को पूरी तरह से पर्शियंस ने कैप्चर किया होता तो कितना पैसा कमाया होता। आप सोच सकते हो कि पर्शियंस ने अगर भारत के वेस्टर्न एरिया में कमा लिया होता तो माला माल हो गया होता। उनके पास इतना बड़ा साम्राज्य था तो भी भारत का एक छोटा राज्य उनको इतनी सारी रेवेन्यू कमा के दे रहा है। तो ये दर्शा रहा है कि ये जो पर्शियन इन्वेजन ऑफ इंडिया जो है, ये पर्शियन इन्वेजन हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो उसकी बहुत ही सिग्निफिकेंस है। ये क्षत्रप प्रथा की शुरुआत हुई थी। ये आपको सवाल आ सकता है कि ये क्षत्रप प्रथा की शुरुआत किसने की थी? Who started of the क्षत्रप सिस्टम? तो क्षत्रप सिस्टम was started by the Persians themselves। हमको आइडिया रहना चाहिए इसके अंदर से सर, ठीक है ना, समझे। सो वी विल फाइंड कि आगे लिखा गया है द रीजन कंटिन्यू बी द पार्ट ऑफ द पर्शियन एम्पायर टिल द इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट। द इंस्क्रिप्शंस ऑफ Darius I mentions the presence of the Persians in the Indus region and include the people of Gandhar, Haravati and Makka as the subject of the Achaemenid Empire। Darius used to be the king of the Persian Empire सर, ठीक है ना, समझे। Darius है, साइरस है, ये सब के सब आपको बेसिकली पर्शियन एम्पायर के राजा के रूप में आपको देखने को मिलेंगे सर, ठीक है। और इस बेसिस के रूप में हमको ये जानकारी मिल रही है कि आज का जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया के काफी सारे विस्तारों को पर्शियंस ने डोमिनेट किया था सर, है ना। तो पहली चीज आपको ये क्लियर हो जानी चाहिए कि पर्शियन इन्वेजन काफी लंबा चलता है। पर्शियन इन्वेजन करीबन 200 साल तक आपको देखने को मिलेगा सर, ठीक है ना। पर्शियन इन्वेजन ऑफ इंडिया विल बी इंपैक्टिंग इंडिया फॉर ऑलमोस्ट 200 ईयर्स, क्योंकि 200 साल तक आज के भारत के उत्तर पश्चिम विस्तारों के अंदर ये पर्शियन आक्रमणकारी जो थे वो अपना घर बना के बैठ जाते हैं सर। दे स्टार्टेड गेटिंग रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया, दे स्टार्टेड गेटिंग रेवेन्यू एंड दे आल्सो स्टार्टेड गेटिंग द इकोनॉमी फ्रॉम इंडिया एज वेल सर, ठीक है ना, समझे। अब देखो इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन्होंने उस पीरियड में तक्षशिला वाले विस्तार में भी आए थे सर, है ना। तक्षशिला अगर आप समझने की कोशिश करोगे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, है ना। तो इंडस और झेलम के बीच में आपको तक्षशिला देखने को मिलता है सर, ठीक है ना। तक्षशिला यूज्ड टू बी द कैपिटल ऑफ द गांधार महाजनपद एज वेल। तक्षशिला का इंपॉर्टेंस ये भी आपको देखने को मिलेगा कि तक्षशिला में उस पीरियड में एक यूनिवर्सिटी की शुरुआत हो गई थी। यू माइट बी अवेयर अबाउट तक्षशिला यूनिवर्सिटी कि यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। ये यूनिवर्सिटी प्रिसाइसली अगर आप समझने की कोशिश करिए तो उस पीरियड में एक डिसेंट्रलाइज मॉडल का प्रभाव था, मतलब प्रकार था, जहां पे हमको ये जानकारी मिल रही है कि जो टीचर्स थे वहां पे, स्टूडेंट्स उनके वहां पे पढ़ाई करने आते थे एंड द स्टूडेंट्स यूज्ड टू कम टू द प्लेस ऑफ द टीचर्स यूज्ड टू गिव देम एन इनफॉर्मल वैल्यू बेस्ड लर्निंग एंड नॉलेज सिस्टम एज वेल सर, ठीक है। तो इस बेसिस के रूप में हमको ये जानकारी मिली कि तक्षशिला के अंदर ये पर्शियंस का प्रभाव आने की शुरुआत हुई और पर्शियंस के आक्रमण के कारण सर, ठीक है ना, हमको ये जानकारी मिल रही है कि वहां पे काफी सारा एक सिंथेसिस ऑफ कल्चर बनने की शुरुआत होती है सर, ठीक है। तो हुआ क्या कि तक्षशिला में लोग बड़ी मात्रा में पढ़ाई करने के लिए आते हैं। आज की तो प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है, उसकी लोकेशन याद रखिएगा कि इंडस और झेलम के बीच में आपको मिलती है। कहां पे मिलती है? तक्षशिला इज लोकेटेड बिटवीन द सिटीज ऑफ बिटवीन द टू रिवर्स कॉल्ड एज इंडस एंड झेलम सर, ठीक है ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि ड्यूरिंग दिस पीरियड इट वाज पार्ट ऑफ द एक्मेनिड एम्पायर ऑफ पर्शिया। ये एक्मेनियोस के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। इसकी लोकेशन एक ट्रेड रूट के ऊपर है। एक्चुअली पहले के टाइम के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करिए तो यहां से एक रास्ता चलता था जिसे हम लोग कहते हैं उत्तर पथ सर, ठीक है ना। उत्तर पथ यूज्ड टू बी द रोड विच यूज्ड टू कनेक्ट द नॉर्थ इंडिया सर, है ना, विद द नॉर्थ वेस्ट। तो जिसे हम लोग आजकल जीटी रोड के रूप में पहचानते हैं, वी कॉल इट इन द फॉर्म ऑफ जीटी रोड सर, है ना। ग्रांड ट्रंक रोड आपने देखा होगा, डलहौजी का नाम सुना होगा, चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना होगा। इन सबसे पहले भारत में, प्राचीन भारत में उत्तर पथ हुआ करता था, नॉर्थ रूट सर, ठीक है। ये जो उत्तर पथ था वो तक्षशिला तक कनेक्ट होता था और तक्षशिला से होते हुए ऊपर की तरफ जाता था सर, ठीक है। तो खासियत आपको ये देखने को मिलती है कि व्हेनेवर वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री, जब हम लोग इतिहास को ओवरऑल समझने की कोशिश करते हैं तो हमको ये जानकारी मिलती है कि यहाँ इस प्रकार का रूट था जिसके थ्रू तक्षशिला का विकास हुआ सर, ठीक है ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि तक्षशिला एक लर्निंग के सेंटर के रूप में था। यहाँ एक एंशिएंट यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, अगर आपको जानकारी होगी तो। यहाँ बेसिकली यूनिवर्सिटी की खासियत आपको ये मिलती है कि यहाँ बहुत सारे टीचर्स और बहुत सारे स्कॉलर्स यहाँ से पढ़ के आए थे। जैसे प्रसन्नजीत करके एक राजा था, मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बताया था प्रसन्नजीत कौन था। तो प्रसन्नजीत यूज्ड टू बी द किंग ऑफ द कौशाल एम्पायर, है ना, कौशाल स्टेट का राजा हुआ करता था प्रसन्नजीत। या आप देखोगे तो आपको जीवक करके एक फिजिशियन देखने को मिलेंगे, डॉक्टर, वो भी तक्षशिला से पढ़ के आए थे। आप देखोगे तो पाणिनि करके आपको एक स्कॉलर आपको देखने को मिलेगा, संस्कृत के ग्रामेरियन थे, वो तो खुद तक्षशिला से बिलोंग करते थे। उन्होंने अष्टाध्यायी लिखी थी सर, है ना। तो ही हैड रिटन अष्टाध्याय, 8 चैप्टर्स, ओके, ऑन द संस्कृत ग्रामर
and the philosophical aspects of the Indic social value system as well सर, है ना। तो उन्होंने काफी सारी कमेंट्री भी की हुई है। आपको चाणक्य खुद मिलेंगे सर, है ना। आचार्य चाणक्य के सुपुत्र हुआ करते थे चाणक्य, कौटिल्य के रूप में हम इनको पहचानते हैं, विष्णुगुप्त के रूप में हम इनको पहचानते हैं। वो भी खुद तक्षशिला से ही पढ़े हुए थे। तो हमको बहुत सारे नाम मिलते हैं, बहुत सारे ऑथर्स के हमको क्या कह सकते हैं कि एविडेंसेस मिल रहे हैं जो तक्षशिला के अंदर खुद एजुकेटेड थे। एंड वी विल फाइंड कि इसकी एक अपनी इंपॉर्टेंस थी। ये तक्षशिला लैंग्वेज की बेसिकली ये तक्षशिला की यूनिवर्सिटी जो है, ये यूनिवर्सिटी करीबन 800 BC में शुरू हुई थी ऐसा कहते हैं, और 800 BC से लेके 100 CE तक आते आते उसका फाइनली डिक्लाइन हो गया था। मतलब 800 साल के आसपास वहां पे एक क्या कह सकते हैं कि आर्कियोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ था, लोगों का सेटलमेंट था, क्योंकि बस बिकॉज इट वाज ऑन द रूट ऑफ द फॉरेन इन्वेजन तो फिर डिक्लाइन में चली जाती है सर, ठीक है ना, समझे। ये सिटी को एक्सकेवेट किया गया था जॉन मार्शल के द्वारा, नाम याद रखिएगा, जॉन मार्शल बेसिकली आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का बॉस हुआ करता था सर, ठीक है। इनफैक्ट जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का भी जो ऑफिशियल डिक्लेरेशन हुआ, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आपको पता होगा दयाराम साहनी और रखलदास बनर्जी के द्वारा उसकी डिस्कवरी की जाती है, तभी भी हमको यह पता चलता है कि मार्शल ही था हु वाज प्रेजेंट एंड ही डिक्लेयर टू द वर्ल्ड कि भारत में हमने नई सिविलाइजेशन को देखा है सर, ठीक है। तो तक्षशिला को बेसिकली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंशिएंट सिविलाइजेशन के लैंड के रूप में कंसीडर किया जाता है। एंड वी विल फाइंड कि पाणिनि करके जो संस्कृत ग्रामेरियन है, मैंने आपको बताया, वो भी तक्षशिला से ही यहाँ से बिलोंग करते थे। पाणिनि की एक किताब है जिसका नाम है अष्टाध्यायी, है ना, अष्टाध्यायी सर, ओके। 8 अध्याय, अध्याय समझ में आता है, चैप्टर के रूप में हम लोग उसको पहचानते हैं। सो 8 चैप्टर्स के रूप में कंसीडर किया गया है, वी विल सी, और वो भी हमको तक्षशिला के साथ ही मिलता रहेगा सर। खैर, तो आपको इस बेसिस के रूप में काफी सारी चीजें समझ में आ रही है कि तक्षशिला का इंपॉर्टेंस है। ये तक्षशिला एक यूनिवर्सिटी के रूप में थी, इसमें बहुत सारे टीचर्स और स्कॉलर्स भी बिलोंग करते थे। इसके सिवाय हमको बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी यहाँ से मिलती है, वो है पर्शियंस के इम्पैक्ट के बारे में, कि ये जो पर्शियंस थे, ये पर्शियंस ने बेसिकली किस तरह से भारत के ऊपर अपना शासन किया सर, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि ये पर्शियंस करीबन आप पकड़ने की कोशिश करोगे तो 530 BC से लेके 530 BC से लेके वी विल कम टू नो अराउंड 327 BC तक भारत में रूल करेंगे। कितना? 530 BC से लेके 327 BC तक भारत के नॉर्थ वेस्ट में रूल करेंगे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो बेसिकली पर्शियंस थे, इनको हराते हुए वी विल सी कि मैसेडोनियंस निकल के आएंगे। अब आप मुझे पूछोगे कि सर ये मैसेडोनियंस कौन है सर, है ना। तो ग्रीक बेसिकली, जिसे हम लोग आज की तारीख में पहचानते हैं, जो ग्रीस करके कंट्री है जहां के लोग हुआ करते थे, वहां से एक राजा निकल के आया जिसका नाम है अलेक्जेंडर सर, ठीक है। अलेक्जेंडर ने डिसाइड किया कि ही विल बी डिफीटिंग द पर्शियन एम्पायर। उसने ये प्लान किया कि वो पर्शियन को हराएगा और भारत के ऊपर अपना साम्राज्य बनाएगा। तो इसके बाद ग्रेजुअली वी विल फाइंड कि ये पर्शियंस को डिफीट करते हुए अलेक्जेंडर विल बी कमिंग टुवर्ड्स इंडिया और ग्रीक इन्वेजन ऑफ इंडिया विल टेक प्लेस सर, ठीक है। उसके बाद भारत के ऊपर सिकंदर का आक्रमण हुआ और ग्रीक इन्वेजन हुआ। तो अब पहले देखते हैं कि पर्शियन की इन्वेजन की इंपैक्ट भारत के ऊपर क्या रहती है। व्हाट हैज बीन द इंपैक्ट ऑफ द पर्शियन इन्वेजन ऑफ इंडिया सर, ठीक है। तो 3-4 पॉइंट्स के ऊपर एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखने की कोशिश करते हैं कि पर्शियन इन्वेजन ऑफ इंडिया की इंपैक्ट सबसे पहली होती है, वो है द कॉन्फ्लुएंस ऑफ पर्शियन एंड इंडियन कल्चर सर, ठीक है। अब ये क्या है कॉन्फ्लुएंस ऑफ पर्शियन एंड इंडियन कल्चर का पॉइंट? मतलब ये वो कार्यकाल था जहां भारतीय और पर्शियन कल्चर है उनके बीच में एक सिंथेसिस बनने की शुरुआत हुई। ऐसा क्यों हुआ सर, ठीक है। तो ऑब्वियस है कि पर्शियंस भारत के ऊपर 200 साल तक, ऑलमोस्ट फॉर 200 years दे स्टार्टेड डोमिनेटिंग इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। तो ऑब्वियस था कि कोई भी प्रभाव या कोई भी विस्तार में आप 200 साल तक रहेंगे, इतने लंबे समय तक सर, है ना। तो आपके बीच में कल्चरल चेंजेस आने की शुरुआत, इंटरेक्शन होने की शुरुआत होगी, ट्रेड एंड कॉमर्स की इंटरेक्शन होगी, आपकी जो भी वस्तुएं है, रीत रिवाज है, उसके अंदर भी नई नई चीजें बनने की शुरुआत होगी। तो विद द इम्पैक्ट ऑफ द पर्शियन ऑफ इंडिया वी विल फाइंड कि पर्शियन आर्ट एंड कल्चर, पर्शियन आर्किटेक्चर, पर्शियन एडमिनिस्ट्रेशन, काफी सारी चीजें अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो डेवलप होने की शुरुआत होती है। इसमें खास करके आज के भारत का जो गांधार प्रदेश है, गांधार प्रदेश का मतलब है द रीजन ऑफ गांधार, द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, है ना। तो जहां से गांधारी भी बिलोंग करते थे बाय द वे, ये गांधार प्रदेश में सबसे बड़ा इंपैक्ट पर्शियन का पड़ता है सर, ठीक है ना। ये इंपैक्ट के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको एक स्क्रिप्ट देखने को मिलेगी जिसका नाम है खरोस्ती स्क्रिप्ट, है ना। नाम याद रखेगा,
नाम क्या है, खरोस्ती स्क्रिप्ट। ओके ना, खरोस्ती स्क्रिप्ट है और एक भाषा आपको देखने को मिलता है जिसका नाम है आरामिक लैंग्वेज सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट। ओके ना, समझे, खरोस्ती स्क्रिप्ट है और आरामिक लैंग्वेज है, इन दोनों का विकास इस पीरियड में बहुत हुआ। Aramic language and Kharoshthi script was actually introduced during the Persian invasion of India. भारत में ईरानियों के द्वारा जो आक्रमण हुआ उसका परिणाम हमको ये देखने को मिलता है कि भारत में एक नई लिपि की शुरुआत हुई। अब देखिए, भाषा और लिपि के बीच में बहुत फर्क है सर, ठीक है ना, समझे। द नेम ऑफ द स्क्रिप्ट वॉज व्हाट, है ना, चलिए लिख देते हैं यहाँ पे, इम्पैक्ट ऑफ द पर्शियन इन्वेजन ऑफ इंडिया सर, ठीक है। भारत में पर्शियन इन्वेजन की क्या असर हुई, उसमें पहली इंपैक्ट के रूप में अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो हमको देखने को मिलता है दी खरोस्ती स्क्रिप्ट। ओके ना, समझे, दी खरोस्ती स्क्रिप्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड अलोंग विद द कंसेप्ट ऑफ आरामिक लैंग्वेज सर, ठीक है ना, अलोंग विद द कंसेप्ट ऑफ आरामिक लैंग्वेज। ओके ना, समझे। अब आप इसको ये पहले समझ जाइए कि ये भाषा और लिपि है सर, ठीक है। दिस इज अ मिक्सचर ऑफ लैंग्वेज एंड द स्क्रिप्ट। ओके ना, डोंट टेक इट एज अ सिनोनिमस थिंग्स। ओके, जैसे मैं ये कहता हूं कि आप कौन हो, है ना, आप कौन हो, हम ये लिखते हैं, तो ये बेसिकली कौन सी भाषा है, तो आप कहोगे कि सर ये तो हिंदी लैंग्वेज का उपयोग किया गया है सर, ठीक है ना, समझे। बट अगर आप इसमें स्क्रिप्ट देखोगे तो स्क्रिप्ट आपको अंग्रेजी भाषा की स्क्रिप्ट देखने को मिलेगी, या इसी को ही रोमन स्क्रिप्ट के रूप में भी पहचानते हैं, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है। तो आप उसी तौर के ऊपर जब पर्शियन इन्वेजन ऑफ इंडिया को समझेंगे तो हमको ये जानकारी मिलती है कि खरोस्ती स्क्रिप्ट और आरामिक लैंग्वेज का मिक्सचर करते हुए, खरोस्ती स्क्रिप्ट और आरामिक लैंग्वेज का मिक्सचर करते हुए वी विल कम टू नो अबाउट द इम्पैक्ट ऑन इंडिया सर, ठीक है। तो भारत के ऊपर वी विल फाइंड कि खरोस्ती स्क्रिप्ट का बेसिकली डेवलपमेंट होने की शुरुआत हुई। ये खरोस्ती स्क्रिप्ट को हमको ये भी जानकारी मिल रही है कि अशोक के द्वारा भी उपयोग किया गया था। अशोक का नाम आपने सुना ही होगा और आप सब लोग जानते ही होंगे कि सम्राट अशोक जो बेसिकली भारत में बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस इश्यू करवाते हैं, खास करके अगर आप समझने की कोशिश करो तो अभी हम लोग आपको बता रहे हैं ये वाला रीजन्स के अंदर, प्रिसाइसली इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट, हाँ यहाँ पे सर, ठीक है। जैसे आप कांदाहार इंस्क्रिप्शन देखोगे, आप सबासगढ़ इंस्क्रिप्शन देखोगे, तो वहां पे हमको देखने को मिलता है कि अशोक ने खरोस्ती लिपि का उपयोग किया है सर, ठीक है, खरोस्ती स्क्रिप्ट का उपयोग किया है, उसने आरामिक भाषा का उपयोग किया है, उसने ग्रीक भाषा का उपयोग किया है। He has used bilingual inscription just to convey his message to the people सर, ठीक है। तो हमको बहुत सारे एविडेंसेस मिल रहे हैं, हमको बहुत सारी जानकारी मिल रही है कि जब जब हम लोग बेसिकली ये मौर्यन एम्पायर को देखते हैं तो अशोक के पीरियड में वी विल कम टू नो अबाउट दी अकमेनियंस के द्वारा जो स्क्रिप्ट यूज की गई थी वो भी हमको यहाँ से देखने को मिलती है। अब याद रखेगा कि लाइक अरामिक द खरोस्ती इज ऑल्सो रिटन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, है ना, ये उल्टा लिखा जाता है सर, ठीक है। यूपीएससी ने एक बार सवाल भी पूछा था कि ये भाषा कैसे लिखी जाती है। सामान्य रूप से हम हिंदी इंग्लिश को कैसे लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट लिखते हैं सर, ठीक है ना, आप लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। आप यूं देखिए पीछे से तो ये मेरा लेफ्ट हैंड है और ये मेरा राइट हैंड है सर, ठीक है ना, समझे। सो वी राइट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके ना, नॉर्मली हम लोग ये लिखते हैं हिंदी को, अंग्रेजी को, से फॉर एग्जांपल आप गुजराती लिख रहे हो या कोई भी इंडियन लैंग्वेज जो भी लिख रहे हो वो सब आपको लेफ्ट टू राइट देखने को मिलती है सर, ठीक है। बट इसके सामने आप खरोस्ती भाषा देखोगे तो खरोस्ती भाषा यूं लिखी जाती है स्क्रिप्ट के रूप में सर, ठीक है ना, समझे। तो इट इज रिटन फ्रॉम लेफ्ट राइट टू लेफ्ट सर, है ना, ये उल्टा लिखा जाता है सर, ठीक है। तो ये उसकी एक खासियत आपको मिलती है। ये खरोस्ती भी ऐसे लिखी जाती है, अगर आप देखोगे तो पर्शियन लैंग्वेज भी ऐसे लिखी जाती है, अगर आप देखोगे तो अरबिक लिपि भी ऐसे लिखी जाती है, आप उर्दू भी देखोगे तो आपको इस तरह से देखने को मिलेगी। तो ये सब राइट टू लेफ्ट वाली है, ये थोड़ी उल्टी दिशा में लिखी जाती है, ये आपके लिए कंसेप्चुअल क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। दूसरी पर्शियंस ने भारत में क्या छोड़ी है वो है इन्होंने सिल्वर कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था, खास करके वी विल फाइंड कि जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में इनका साम्राज्य हुआ करता था, बिकॉज द पर्शियंस वर रूलिंग इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, ये भारत के नॉर्थ वेस्ट पार्ट में रूल कर रहे थे। तो पर्शियंस का इन्वेजन के ऊपर के कारण इन्होंने इकोनॉमिकली इंडिया को पर्शियन एम्पायर के साथ कनेक्ट किया था। तो इन्होंने क्या किया था कि यहाँ पे सिग्लॉइड करके या सिग्लॉय करके कॉइन्स इश्यू किए थे। कौन से? सिग्लॉय कॉइन्स। ये बेसिकली सिल्वर के कॉइन्स हुआ करते थे, दे वर सिल्वर कॉइन्स। इनके द्वारा जो सिल्वर के सिक्के इशू किए गए थे वैसे ही सेम टू सेम कॉइन्स हमको यहाँ पे देखने को मिलेंगे सर, ठीक है।
we will find the same type of coins will be introduced by the Persians in the northwest part of the country, और इंडिया के अंदर उसका इमिटेशन होने की भी शुरुआत होती है सर, ठीक है। तो बहुत ही लिमिटेड इमिटेशन था आज के उत्तर पश्चिम विस्तार के अंदर, आपको सिग्लॉय करके कॉइन्स देखने को मिलेंगे, याद रखेगा सर, ठीक है ना, समझे, जिसको इमिटेट किया गया था। इमिटेट करने का मतलब क्या है, कॉपी करने की शुरुआत आपको देखने को मिलेगी सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। तो ये खासियत आपको मिलती है। अब याद रखिएगा कि भारत में सिक्कों का इंट्रोडक्शन पर्शियंस ने नहीं किया था। अगर यूपीएससी आपको सवाल पूछती है कि कॉइन्स वर इंट्रोड्यूस्ड बाय द पर्शियंस इन इंडिया, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा सर, ठीक है। भारत में कॉइन्स का इंट्रोडक्शन तो महाजन पद के समय से ही मिल जाता है सर, ठीक है ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि ये जो महाजन पद अगर आप समझने की कोशिश करिए तो उसके पीरियड के समय पे हमको कर्षपर्ण करके आपको वी विल फाइंड कि कॉइन्स का डेवलपमेंट मिलता है सर, ठीक है ना, समझे। इन द पीरियड ऑफ महाजन पद, ये जो 16 महाजन पद बन के आए थे ना, इन महाजन पदों के द्वारा कॉइन्स का इंट्रोडक्शन किया था अपने अपने एरियाज में सर, ठीक है। सो द रूलर्स ऑफ द महाजन पदास एंड द गिल्ड्स दैट वर फॉर्म्ड एट दैट टाइम सर, ठीक है, दे स्टार्टेड इंट्रोडक्सिंग कॉइन्स फॉर देयर ओन बेनिफिट, फॉर देयर ओन पर्पज एज वेल, और इनके द्वारा हमको ये जानकारी मिल रही है कि कॉइन्स इशू किए गए थे। ये सिल्वर के कॉइन्स से उसको कर्षपर्ण कहते थे। क्या कहते थे? कर्षपर्ण कहते थे। नाम याद रखिएगा, आपको पूछा जा सकता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सर, ठीक है। अब खासियत ये है कि द इंडियन वर्ड कॉइन फॉर द कॉइन कॉल्ड एज कर्ष, कर्षपणा के साथ यूज होता था, is of the Persian origin. This is also very important concept and important fact sir, ठीक है, क्योंकि कर्षपण करके कॉइन जो है, इसको पण भी कहते थे पहले के पीरियड में, इट वाज कॉल्ड एज पणा और कर्षपणा सर, ठीक है। इट इज ऑफ द पर्शियन ओरिजिन। पर्शियन ओरिजिन का मतलब क्या होता है सर, ठीक है, उसका उद्भव ईरान में हुआ था, ऐसा यहाँ पे ये मानना है सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। So the coins might have been inspired from the Persian coins, but we are not sure at that time. इनफैक्ट इंडिया और ईरान के बीच में जो कॉइन्स का लिंकेजेस थे वो दर्शाता है कि इंडिया और पर्शिया के बीच में उस पीरियड में ट्रेड एंड कॉमर्स काफी अच्छा खासा रहा होगा सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। दूसरी कहानी हमको ये भी देखने को मिलती है कि अशोक ने बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस इश्यू कराए थे, बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस कराए थे, जिसे एडिक्स के रूप में हम लोग पहचानते हैं। अशोक के द्वारा जो एडिक्स इश्यू किए गए हैं, इंस्क्रिप्शंस इश्यू किए गए हैं, उसको लेके काफी सारे लोगों का मानना है कि पर्शिया का एक राजा था जिसका नाम था किंग डरायस। क्या नाम था? किंग डेरियस, ओके। ये डेरियस के द्वारा बेसिकली जो इंस्क्रिप्शंस इशू किए थे उससे ही मोटिवेट होकर अशोक ने भी इंस्क्रिप्शंस इशू किए होंगे। खैर ये 100% सही नहीं है, बट एक चीज आपको देखने को मिलती रहती है कि ईरानी और पर्शियन लैंग्वेज के बीच में बहुत सिमिलरिटीज है, सॉरी इंडियन लैंग्वेजेस के बीच में, क्योंकि इंडिया के अंदर जो भाषा लिपि के रूप में हम यूज करते हैं, पर्शिया में उसको दीपी कहते हैं सर, ठीक है ना, समझे। द इंडियन एंड द पर्शियन लैंग्वेजेस हैव सो मच ऑफ सिमिलरिटीज, क्योंकि द स्क्रिप्ट दैट वाज यूज्ड दैट वाज कॉल्ड एज लिपि इन अशोका। अशोक ने खरोष्टी लिपि का उपयोग किया था, प्राकृत लिपि का उपयोग किया था, टू कन्वे हिज मैसेज टू द पीपल, टू टेल द पीपल व्हाट हिज आइडिया ऑफ धम्मा वाज सर, ठीक है। द पर्शियन यूज द टर्म डीपी इंस्टेड ऑफ लिपि। पर्शियंस ने किस शब्द का उपयोग किया है? डीपी का उपयोग किया है सर, है ना। तो लिपि डीपी अल्टीमेटली सेम ही है, राइमिंग भी है। काफी लोगों का मानना है कि ये इंडिया और ईरानियन कॉन्टेक्ट का सबसे हाई पॉइंट भी हुआ करता था सर, ठीक है ना, समझे। तो काफी सारी सिमिलरिटीज आपको देखने को मिलती है। इनफैक्ट भारत के अंदर बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी आपको देखने को मिलेगी, और वो कहानी है द वर्ड हिंदू के बारे में सर, ठीक है ना, समझे। तो आज हम लोग कहते हैं कि भारतीय सभ्यता एक हिंदू सभ्यता है ना, सिंधु घाटी सभ्यता के रूप में हमको मिलती है। सिंधु से हिंदू शब्द आपको देखने को मिलता है। ये हिंदू शब्द आया कहां से है सर, ठीक है ना। किसी विदेशी ने इसका मेंशन किया है कि नहीं किया है? किया है तो कहां पे किया है सर, ठीक है। तो सामान्य रूप से माना जाता है कि अरबों का इन्वेजन जब भारत के ऊपर हुआ, उन्होंने हिंद शब्द का उपयोग किया था सिंध के इस साइड रहने वाले लोगों के पीछे। अरबों के आक्रमण के पहले डेरियस करके एक राजा था जिसने बेसिकली हिंदू शब्द का उपयोग किया है सर, जब उसने एक इंस्क्रिप्शन इश्यू किया था पर्शियापोलिस के अंदर। पर्शियापोलिस यूज्ड टू बी द कैपिटल ऑफ द पर्शियन एम्पायर, याद रखेगा सर, ठीक है ना। इट यूज्ड टू बी द कैपिटल ऑफ द पर्शियन एम्पायर। ये पर्शियन साम्राज्य का मुख्य राजधानी था, हमको ये जानकारी मिलती है। उसमें उसने बेसिकली हिंदू शब्दों का उपयोग किया था। ही लिस्ट द टर्म हिंदू एज अ पार्ट ऑफ हिज एम्पायर सर, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर, है ना। इंडिया और ईरान के जो बेसिकली रिलेशन से कितने पुराने हैं, वहां से भी सवाल आपको पूछा जा सकता है।
and we will find कि the word Sindhu denoting a river and the Indus particular became the Hindu in Persia. एक्चुअली पर्शियंस को सिंधु शब्द बोलना शायद लिखना नहीं आता होगा, इसके कारण बेसिकली इन्होंने हिंदू शब्द यूज किया। उसके बाद जब ग्रीक्स आते हैं, ग्रीक्स ने इसका नाम इंडू लिखा है सर, ठीक है ना, समझे। तो व्हेन द ग्रीक्स केम टू इंडिया, ग्रीक्स ने सिंधु में से स निकाल दिया है और ह निकाल दिया है और हिंदू या इंदू शब्द लिखा है सर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि पर्शियंस की भारत के ऊपर जो इम्पैक्ट रही है उसमें इंडिया के बारे में इन्होंने भर भर के लिखा है। इन्होंने इकोनॉमिकली इंडिया को हाईलाइट किया है। इन्होंने ये ग्रीक्स ने तो वहां तक ये बताने की कोशिश की है कि भाई हमारे जो भारत के साथ रिलेशंस से, ग्रीक रिलेशंस विथ इंडिया, उसमें ग्रीक्स कितना बेसिकली इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट था, पर्शिया कितना इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट था। प्रिसाइसली हीरोडोटस लिखता है कि पर्शियन एम्पायर के अंदर 20 से अधिक राज्य थे, उसमें सबसे कोई रिचेस्ट प्रोविंस कोई पर्शियन एम्पायर के अंदर था, वो था गांधार। गांधार का मतलब ही भारत होता था सर, ठीक है। तो ये सब चीजें हमको समझ में आती है कि जब पर्शियंस ने भारत के ऊपर आक्रमण किया तो उसके ऊपर इम्पैक्ट बहुत बड़ी मात्रा के अंदर हुई और ये इम्पैक्ट बहुत सारे बेसिस के रूप में चलती है। इनफैक्ट आपको कोई भी इम्पैक्ट आती है ना, जब भी आपको पूछता है कि पर्शियंस की इम्पैक्ट क्या हुई भारत के ऊपर, तो आपको बेसिकली इसी के अंदर से लिखना होता है मेन पॉइंट्स के रूप में। से फॉर एग्जांपल आपको इसके अंदर से लिख सकते हो कि कैसे सोशल इम्पैक्ट हुई, आप लिख सकते हो कैसे कल्चरल इम्पैक्ट हुई, आप लिख सकते हो कैसे इकोनॉमी की इम्पैक्ट हुई, आप लिख सकते हो कैसे पॉलिटिकल इम्पैक्ट हुई सर, ठीक है। तो इकोनॉमी में ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ा, अभी मैंने आपको बढ़ाया। In the economy, trade and commerce increased. The coin called as sigloi were introduced by the Persians towards India. When we see the political sense, we will find कि Northwest India became a Kshatrapi of the Persian. Kshatrapi system was called as the provincial administration or the governor system of the Persians. In when we say the cultural aspect, okay, कल्चरल एस्पेक्ट के अंदर हमको ये पता चल रहा है कि स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट हुआ और खारोस्ती और अरामिक लैंग्वेज के बेसिस के रूप में भारत के अंदर भी उसका प्रभाव बढ़ता है। इनफैक्ट खारोस्ती एंड वी विल फाइंड कि ये जो ब्राह्मी लिपि की जो कहानी हम लोग देखते हैं, ये खारोस्ती ब्राह्मी अशोक के द्वारा भी इनफैक्ट हमको ये जानकारी मिली कि वो जो पार्ट है सर, ठीक है, उसमें वी विल कम टू नो अबाउट अशोक की जो लिपि है उसमें भी उसका उपयोग किया गया है सर, ठीक है। तो ऑल दिस थिंग्स एक्चुअली शोज अस द डेवलपमेंट ऑफ द पर्शियन एम्पायर ऑफ इंडिया। इसके सिवाय कल्चर के अंदर आपको आर्ट एंड कल्चर की इम्पैक्ट देखने को मिलेगी। अब जैसे कि अगर आप समझने की कोशिश करिए तो काफी लोग ये बताने की कोशिश करते हैं कि भारत के अंदर प्रिसाइसली अगर आप समझोगे तो जो मौर्यन आर्किटेक्चर है सर, है ना, अशोक के द्वारा जो पिलर बनते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पे काफी सारी चीजें बनती है, उसमें काफी सिमिलैरिटीज है। जैसे कि अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो अशोकन पिलर्स आर वेरी मच सिमिलर टू द एक्मेनाइड पिलर्स, ठीक है ना। तो एक हिस्टोरियन है जिसका नाम है वी.ए. स्मिथ, विंसेंट आर्थर स्मिथ सर, ठीक है। वी.ए. स्मिथ को यह पूछा गया कि भाई ऐतिहासिक रूप से फ्रॉम द हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू कि अशोक के द्वारा जो स्तंभ बनाए गए, आपने मौर्यन पिलर्स को तो देखा ही होगा सर, ठीक है। अशोक के द्वारा जो स्तंभ बनाए गए हैं वो अशोक के स्तंभ किसने बनाए हैं? तो वी.ए. स्मिथ का मानना है कि अशोक के जो पिलर्स है, से फॉर एग्जांपल दिस आर द पिलर्स, ओके ना, ये छोटा रेप्लिका है अशोक का स्तंभ का सर, ठीक है, अगर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा सर। खैर, तो ये जो रेप्लिका आप देख पा रहे हो अपने स्क्रीन के ऊपर सर, ठीक है ना, समझे, ये बेसिकली इसका सिमिलर है माना गया है और ये पूछा गया है कि भाई ये पिलर्स है बेसिकली इसी में से निकल के आए हैं सर। खैर, सो वी विल फाइंड कि काफी लोगों का मानना है कि अशोक ने जो लैंड कैपिटल का उपयोग किया है, बेल कैपिटल का उपयोग किया है, वो एक्मेनाइड पिलर से काफी सिमिलैरिटीज है सर, ठीक है। इवन पाटलिपुत्र के अंदर अशोक के द्वारा जो पैलेस बनाया गया था, पाटलिपुत्र में अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो पैलेस बनाया गया था, उसमें भी काफी सिमिलैरिटीज आपको देखने को मिलती रहती है सर, ठीक है। तो काफी लोग कहते हैं कि हमारे कारीगर जो है वो पर्शियन आर्ट से काफी इन्फ्लुएंस हुए होंगे सर, है ना। आवर पीपल माइट हैव बीन इन्फ्लुएंस फ्रॉम द पर्शियंस, और उसके बाद इन्होंने बेसिकली इस प्रकार के पिलर बनाने की शुरुआत की होगी सर। खैर, सो काफी इंटरेस्टिंग कहानी आपको यहाँ से पर्शियंस के बीच में दिखेगी। अब देखिए कि बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है सर, है ना। पर्शियंस की इंडिया के साथ कितनी बड़ी कनेक्टिविटी है, कल्चरल कनेक्टिविटी, वो अभी मैं लैंग्वेज के साथ में बात कर रहा था। जब हम लोग ये लैंग्वेज की बात ही कर रहे हैं
तो तमिलनाडु बोर्ड के अंदर बेसिकली एक इंटरेस्टिंग कहानी आपको मिलती है, द कनेक्शन बिटवीन पर्शियन एंड संस्कृत लैंग्वेज सर, ठीक है ना, द कनेक्शन बिटवीन पर्शियन एंड संस्कृत लैंग्वेज सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो ये पर्शियन और संस्कृत लैंग्वेज कितनी सिमिलर है, इसको लेके वी विल फाइंड कि काफी लोगों ने काम किया। जैसे एक है मैक्स म्यूलर, है ना, मैक्स म्यूलर बेसिकली एक इंडोलॉजिस्ट है जिसने इंडिया की लैंग्वेजेस का स्टडी करके इंडिया के हिस्ट्री के बारे में पूरी दुनिया को बताया था सर, ठीक है। तो मैक्स म्यूलर है, या एक थॉमस बुरो करके एक हिस्टोरियन है, इंडोलॉजिस्ट है, इन सब का नाम लिखा गया। इंडोलॉजिस्ट का मतलब होता है वो लोग जो इंडियन लैंग्वेजेस को जानते हैं, इंडियन कल्चर के बारे में रिसर्च करते हैं, इंडिया के बारे में बेसिकली जानकारी इकट्ठी करते हैं सर, ठीक है। So according to the Indologist Thomas Burrow, only phonetic changes have occurred over time, sir, ठीक है ना। तो उसके पीछे का कहानी ये है कि उन्होंने ऋग्वेद को स्टडी किया। ऋग्वेद बेसिकली हमने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था कि वैदिक एज के अंदर की जो डेवलपमेंट है सर, ठीक है, उसमें से ये सबसे ओल्डेस्ट वेद है। और दूसरी किताब है जिसका नाम है ज़ेंड अवेस्टा सर, ठीक है, दूसरी किताब है जिसका नाम है ज़ेंड अवेस्टा। ज़ेंड अवेस्टा एक्चुअली पर्शियन कम्युनिटी की किताब है सर, ठीक है, इट्स अ होली बुक फॉर द पारसी। पारसी कम्युनिटी के बारे में आपने सुना होगा सर, ठीक है। भारत के अंदर आज की तारीख में आपको मिलते हैं गिन के 50-60 हजार के आसपास की टोटल आबादी आपको मिलेगी। तो ये जो पारसी कम्युनिटी है सर, है ना, ये पारसी कम्युनिटी की सबसे होली बुक है जिसका नाम है ज़ेंड अवेस्टा। तो इनके एक संत हुआ करते थे सेंट ज़रूथास्त्र सर, ठीक है ना, या ज़ोरास्टर के रूप में भी पहचानते हैं। उनकी टीचिंग्स को कोडिफाई करके ज़ेंड अवेस्टा लिखी गई है। ऐसा कहा गया है कि ज़ेंड अवेस्टा और ऋग्वेद जो है, इन दोनों के बीच में काफी सिमिलैरिटीज है। ये सिमिलरिटीज के बेसिस के रूप में इनफैक्ट द टर्म आर्य, जिसे हम लोग आर्यन एज के रूप में भी पहचानते हैं, वो भी पर्शियंस के द्वारा लिखी गई थी सर, ठीक है। मतलब सिमिलरिटीज है ऐसी भी कहने की कोशिश की गई है। उसी तौर के ऊपर वी विल फाइंड की एक इंस्क्रिप्शन मिलता है जिसका नाम है बोगास्को इंस्क्रिप्शन। कौन सा इंस्क्रिप्शन है? बोगास्को इंस्क्रिप्शन। ये इंस्क्रिप्शन में दो डायनेस्टी के राजाओं के बीच में कहानी लिखी गई है। एक हित्ती डायनेस्टी के राजा की कहानी है और एक है मितानी डायनेस्टी के राजाओं की। इन दोनों के बीच में एक ट्रीटी होती है। ये ट्रीटी के अंदर वैदिक भगवानों की कहानी आपको देखने को, वरुण भगवान है, मित्र भगवान है, अश्विन है, इंद्र भगवान है, इन सब की कहानी है। तो ऐसा मानते हैं कि काफी लोगों का मानना है कि ये जो आर्यंस जो थे, ये आर्यंस मूलतः से ईरानी लोग थे और ईरानी एम्पायर का जब एक्सपांशन हुआ तो इसमें से ये लोग भारत की तरफ भी आए थे। खैर आज की तारीख में आर्यन इन्वेजन की जो स्टोरी है उसको हम लोग निगेट कर देते हैं। आज की तारीख के अंदर ये जो आर्यन इन्वेजन की स्टोरी है इसको हम लोग निगेट कर देते हैं। वी डू नॉट बिलीव कि भाई इस तरह से आक्रमण हुआ था, बट ये भाषा के आधारित काफी लोग मानते हैं कि भारत के ऊपर शायद तक ये आर्यन इन्वेजन हुआ था सर, ठीक है। तो बेस्ड ऑन द कनेक्टिविटी ऑफ संस्कृत एंड द पर्शियन लैंग्वेज, there is a group of historians who actually says that the Aryan invasion of India took place, ठीक है ना। इतनी हद तक इस प्रकार की इनफैक्ट बातें चलती है। खैर आज की तारीख में नहीं मानते हैं कि भाई आर्यन इन्वेजन हुआ है। नॉर्मली ये कहा गया है कि माइग्रेशन थोड़ा बहुत हुआ होगा फ्रॉम सेंट्रल एशिया towards India, and some people might have come and settled in the northwest part of the country, precisely the सप्त सिंधु, और वहां से ही बेसिकली ये एक नई सभ्यता का डेवलपमेंट हुआ सर। खैर तो मोटे मोटे तौर के ऊपर हमको इंडियन और पर्शियन के बीच में काफी लंबे समय तक डेवलपमेंट मिलता है। इनके कारण स्क्रिप्ट का डेवलपमेंट हुआ, इनके कारण कॉइन्स का डेवलपमेंट हुआ, इनके कारण एक क्षत्रपी प्रथा देखने को मिलती है। ये शब्द याद रखेगा, क्षत्रप सिस्टम सर, है ना, यहाँ से सवाल आ सकता है। इन्होंने कॉइन्स को इशू किए थे, इसको सिग्लॉय कहते हैं, सिग्लॉय सर, ठीक है। ये भी एक आपको इंपॉर्टेंस पार्ट मिलती है। तो पर्शियंस 530 से लेके 327 बीसी तक भारत के ऊपर रूल करते हैं। भारत मतलब ओवरऑल इनका पर्शियन एम्पायर था। इनका पर्शियन एम्पायर किसी ने तोड़ा था तो वो था अलेक्जेंडर सर, ठीक है। और ये अलेक्जेंडर अल्टीमेटली अगर आप समझने की कोशिश करोगे कि भारत की तरफ आने की कोशिश करेगा बाय डिफीटिंग द पर्शियंस। उसने पर्शियंस को पहले डिफीट किया। ये डिफीट करते 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 अल्टीमेटली आज के खाइबर पास होते हुए भारत की तरफ आएगा। तो अब हम लोग बेसिकली इसके सेकेंड पार्ट में चले जाते हैं। Now we are going to the second part of history, that is the story of Alexander and how Alexander came towards India and how he attacked over India sir, ठीक है ना। तो बेसिकली अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि भारत में ये जो सिकंदर है, ये सिकंदर की कहानी क्या चलती है।
और सिकंदर का आक्रमण कैसे हुआ सर, ठीक है ना, समझे। अब याद रखिएगा कि पर्शियंस जब इंडिया में रूल कर रहे थे या पर्शियंस जब भारत में अटैक कर रहे थे, तब भारत में मगध का एम्पायर बिल्डिंग हो रहा था सर, ठीक है। When Persians were ruling in the northwest part of the country, Magad was trying to dominate in different parts of the country, precisely the eastern India, central India, and the northwest India as well, sir. ठीक है, ये मगध में 3 डायनेस्टी आ चुकी है, हरियक डायनेस्टी, शिशुनाग डायनेस्टी और नंद डायनेस्टी सर, ठीक है ना, समझे। तो जब पर्शियंस थे, इनके कंटेम्प्रेरी पीरियड में तीनों की तीनों डायनेस्टीज आ चुकी हैं। इनफैक्ट ये जो पहला राजा है ना साइरस करके, साइरस और उसके बाद दरायस आया, ये साइरस और डेरियस तक आते आते ये हरियक डायनेस्टी ऑलरेडी मगध की फाउंडेशन रख चुकी है और उन्होंने मगध को डोमिनेट करना भी शुरू कर दिया है। प्लीज रिमेंबर दिस पार्ट। आपको कभी कभी पूछा जा सकता है कि कौन सा राजा कब पावर के ऊपर था जब पर्शियंस ने भारत के ऊपर आक्रमण किया, तो हमको यह पता होना चाहिए कि व्हेन द पर्शियंस इन्वेडेड ओवर इंडिया, ऑलरेडी द किंग्स ऑफ द हरियक डायनेस्टी and the kings belonging to the Shishunag dynasty were ruling over India as well, sir. खैर चलते हैं आगे और देखने की कोशिश करते हैं द सेकेंड इन्वेजन ऑफ इंडिया, दैट इज द इन्वेजन ऑफ द ग्रीक्स, ठीक है ना, समझे। ग्रीक इन्वेजन ओवर इंडिया, ग्रीक इन्वेजन ओवर इंडिया, द इन्वेजन ऑफ द एलेक्जेंडर और द मैसेडोनियन इन्वेजन ऑफ इंडिया। क्या नाम है? मैसेडोनियन इन्वेजन ऑफ इंडिया सर, ठीक है। अब मैसेडोनिया में क्यों बता रहा हूं आपको सर, ठीक है, द रीजन आई एम टॉकिंग अबाउट मैसेडोनिया इज बिकॉज क्योंकि यहां से आपके सवाल अलग से बनने की शक्यता रहेगी सर, ठीक है ना, समझे। अब समझने की कोशिश करते हैं कि अलेक्जेंडर आया तब भारत की कंडीशन क्या हुआ करती थी, व्हाट वाज द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया व्हेन अलेक्जेंडर केम सर, ठीक है। तो हमेशा है ना कि मैपिंग से अगर हम लोग करते हैं ना तो ज्यादा समझ में आता है। तो आप इस प्रकार का, मैं कह सकता हूं कि एक आउटलाइन मैप बना सकते हो। आउटलाइन मैप का मतलब यह है कि आप खाली अपने आप को समझाने के लिए और इवन सामने वाले को भी समझाने के लिए, क्योंकि आज के जैसी टेरिटरीज एग्जिस्ट नहीं करती थी पहले के पीरियड के अंदर, पर हमको खाली एक आइडिया लगता है कि ये इंडिया है और इंडिया का बेसिकली अगर आपको मैप बनाना है तो देन यू कैन मेक इट आउट लाइक दिस सर, ठीक है ना। तो बट थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसके लिए हम लोग नहीं बना रहे हैं। खैर लेट्स कम बैक टू दिस पीरियड, लेट अस कीप अ सिंपल आउटलाइन मैप सो दैट हम लोग को एक आइडिया रहेगा कि क्या हुआ था। खैर चलते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट हैपेंड विद द अलेक्जेंडर्स इन्वेजन। अब देखिए कि अलेक्जेंडर मैसेडोनिया से बिलोंग करता था। मैसेडोनिया कहां पे आया? समवेयर ओवर हियर सर, ठीक है ना। तो ग्रीस और ग्रीक बेसिकली अल्टीमेटली पर्शियंस को डिफीट करते हुए, यहाँ पे पर्शियंस है आज का ईरान में, उनको डिफीट करते हुए देन दे विल बी कमिंग टुवर्ड्स इंडिया, दे विल बी टेकिंग द नॉर्थ वेस्ट रूट, है ना। नॉर्थ वेस्ट रूट का मतलब क्या है कि आज के अफगानिस्तान होते हुए ये भारत की तरफ आएंगे। अब नॉर्मली भारत में कोई भी आक्रमण होता था ना, वो एक ही पास से होता था, वो था खाइबर पास। कौन सा पास? खाइबर पास, ओके। खाइबर इज एक्चुअली एरिया, आप देखोगे पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में बॉर्डर का एक रीजन आता है, स्टेट आता है जिसका नाम है KPK, खाइबर पख्तूनख्वा, ठीक है ना। खाइबर पख्तूनख्वा इसके लिए क्योंकि वहां पे पख्तू कम्युनिटी के लोग रहते हैं, पश्तू कम्युनिटी के लोग रहते हैं, जो अफगानिस्तान की दोनों साइड में है, मतलब अफगानिस्तान पाकिस्तान दोनों साइड में। उसके पीछे का कारण ये रहा है कि जब ब्रिटिश रूल कर रहे थे तो ब्रिटिश ने देखा कि अफगानी बहुत ही डोमिनेटिंग का कम्युनिटी के रूप में है और वो ब्रिटिश को बहुत चैलेंज कर रहे थे, तो ब्रिटिश ने उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो आधा पाकिस्तान में गया, आधा अफगानिस्तान में गया। जैसे भारत के अंदर भी ये लोग डिवीजन करवा के गए फॉर देयर ओन बेनिफिट्स। तो इस तरह से हमको ये खाइबर पख्तूनख्वा करके एक एरिया देखने को मिलता है। इसके लिए उसका नाम भी खाइबर पास के रूप में था। खाइबर बेसिकली एरिया का नाम है। तो ये लोग खाइबर पास से आए सर, ठीक है ना। नो वन केम फ्रॉम बोलान पास। एक्चुअली इंडिया और ईरान के बीच में, मतलब पाकिस्तान ईरान के बीच के आज की तारीख के अंदर आपको एक जगह देखने को मिलेगी जिसका नाम है बोलान पास। बोलान पास से कोई नहीं आता था सर, ठीक है ना, समझे। ऑलवेज दे यूज्ड टू कम फ्रॉम खाइबर पास ओनली सर, ठीक है। बोलान पास से तो बाद में इन्वेजन शुरू होते हैं क्योंकि वहां का एरिया बहुत ही ट्रेचरस था। ट्रेचरस मतलब आप समझ गए कि जाते थे 10 जिंदा, एक ही बंदा आप बच के वापस आता था सर, ठीक है। इवन 10 people used to go over that place, only one used to survive सर, है ना। तो उतना ट्रेचरस आपको देखने को मिलता है। तो सिकंदर आया। सिकंदर ने करीबन 334 BC के आसपास अपना एम्पायर बनाना शुरू किया था सर, है ना। उसके फादर की मृत्यु के बाद सिकंदर ने एक बदला लेने की एक ठान ली थी कि पापा का, दादा का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा सिकंदर। और ये जो पर्शियंस है जिन्होंने हमारे ऊपर राज किए इतने सालों तक, उनको डिफीट करके मैं अपना खुद का साम्राज्य बनाऊंगा सर, ठीक है। सो टू मेक हिज ओन एम्पायर सर, ठीक है ना, समझे कि नहीं समझे, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। एम्पायर बिल्डिंग के वास्ते, एम्पायर बिल्डिंग का मतलब ये है कि भारत और पूरी दुनिया में जीत हासिल करने के वास्ते, वी विल फाइंड कि पर्शियंस को डिफीट करने के वास्ते
वी विल फाइंड कि ज्योग्राफी का नॉलेज लेने के लिए और साथों साथ पैसा और रिसोर्सेस कमाने के लिए अलेक्जेंडर ने भारत के ऊपर आक्रमण किया सर, ठीक है ना। तो कभी कभी आपको पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फैक्टर्स वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर ऑन इंडिया सर, ठीक है। भारत में सिकंदर के आक्रमण के कारण क्या रहा है, उसकी क्या खासियत है, उसके ऊपर चर्चा कीजिए और क्यों हुआ है सर, ठीक है। तो ये 4 मुद्दों के लिए सिकंदर अल्टीमेटली आज के मैसेडोनिया से निकलते हुए पर्शिया पहुंचा, उसने इजिप्ट कैप्चर किया सर, ही कैप्चर्ड इजिप्ट एज वेल सर, ठीक है। उसने इजिप्ट को कैप्चर करते हुए फाइनली ही वाज एबल टू आउटरन द पर्शियंस, और उसने बेसिकली पर्शियंस को हराते हुए भारत की तरफ एंट्री ली सर, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत में जब सिकंदर एंट्री ले रहा है सर, ठीक है ना, समझे, व्हेन ही इज एंटरिंग इंडिया, तो एट दैट टाइम तक्षशिला के उस पीरियड के अंदर हमको जानकारी मिल रही है कि उस पीरियड में कौटिल्य उसके टीचर हुआ करते थे, और कौटिल्य उस पीरियड में टीचर के रूप में थे, तो वो तात्कालिक रूप में पहुंचे मगध के राजा धनानंद के पास। अब मैंने आपको कल के क्लास के अंदर भी कहानी बताई थी कि व्हाट हैपेंड विथ रिस्पेक्ट टू धनानंद एंड कौटिल्य, कौटिल्य और धनानंद के सापेक्ष में क्या हुआ है सर, ठीक है। तो कौटिल्य धनानंद के सापेक्ष में हमने कल के क्लास के अंदर भी आपको बताया कि कौटिल्य उस पीरियड में तक्षशिला में पढ़ा रहे थे, सिकंदर की सेना भारत की तरफ दस्तक ले रही है, और धनानंद को चेतित करने के लिए, उसको वार्न करने के लिए कौटिल्य पहुंचते हैं पाटलिपुत्र की राजधानी, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र के अंदर। और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में जब वहां पे पहुंचे तो धनानंद ने कौटिल्य का अपमान कर दिया, बोले हे मूर्ख ब्राह्मण, तुम हमसे यहाँ से कुछ लेने आए हो, यू आर हियर टू गेट सम काइंड ऑफ फेवर्स फ्रॉम मी, आप यहाँ से हमसे कुछ दक्षिणा के रूप में गोल्ड ज्वेलरी और संपत्ति लेने के लिए आए हो। और कौटिल्य उनको कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको वार्न करने के लिए आया हूँ कि भारत के ऊपर विदेशी आक्रमण हो सकता है। ये ग्रीक्स की एंट्री होने की शुरुआत हो गई है। खैर धनानंद और कौटिल्य की कहानी अलग है, उसको हम लोग देखेंगे, बट ये आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि क्या हुआ सर, है ना। तो पर्शियंस को डिफीट करके, आफ्टर डिफीटिंग द पर्शियंस, ओके ना, समझे, इनकी जो साम्राज्य था उसको पलटा के द ग्रीक्स वर एबल टू एंटर इंडिया सर, ठीक है। तो यहाँ एनसीईआरटी में क्या लिखा गया है पहले उसके ऊपर देखते हैं, फिर आगे आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूंगा सर, ठीक है ना, समझे। तो यहाँ आ जाते हैं वापिस, ओके ना। इट वॉज ड्यूरिंग द धनानंद्स रीन, याद रखेगा ये सवाल आ सकता है, अलेक्जेंडर इन्वेडेड द नॉर्थ वेस्ट इंडिया अराउंड 327 BC सर, है ना। 327 से लेके 325 BC के आसपास की कहानी बोली गई है, जब सिकंदर का भारत के ऊपर आक्रमण हुआ था। इन मैनी वेज द इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर इज द वाटरशेड इन इंडियन हिस्ट्री सर, ठीक है। अब देखिए कि बेसिकली ये लोग कहते हैं कि इट इज नोन एज अ वाटरशेड। अब व्हाट डू मीन बाय द टर्म वाटरशेड, है ना, इसका मतलब क्या होता है सर, ठीक है। तो सामान्य रूप से आप देखोगे तो ये ज्योग्राफी का कंसेप्ट है सर, ठीक है, इट्स द कंसेप्ट ऑफ ज्योग्राफी। एक पहाड़ अगर आप देखोगे, व्हाट डू मीन बाय माउंटेन सर, है ना, माउंटेन के ऊपर अगर बारिश गिरेगी सर, है ना, तो व्हाट विल हैपन, सम वाटर विल फ्लो इन दिस एरिया, बारिश गिर रही है और कुछ पानी यहां से आएगा सर, ठीक है। तो माउंटेन के ऊपर की जो लाइन है उसको ऊपर ग्राउंड पे ऊपर आप पेनिट्रेट करके मतलब उसको डालोगे तो आपको पता चलेगा कि ये लाइन के इधर का पानी यहाँ पे जाएगा और ये लाइन के इधर का पानी यहाँ पे जाएगा, सो दोनों साइड पे। तो दिस इज कॉल्ड एज द वाटरशेड लाइन सर, ठीक है। So it's an artificial line, it's a hypothetical line which is being constructed just to understand the flow of water, है ना, कि पानी कहाँ से बह रहा है, वाटरशेड कहाँ से कितने एरिया में बहेगा सर, ठीक है। तो एक माउंटेन की रेंज को, एक माउंटेन की टॉप को कंसीडर किया गया है सर, ठीक है। तो भारतीय इतिहास में भी अलेक्जेंडर का आक्रमण ये वाटरशेड मूवमेंट था, मतलब वो पूरी की पूरी पानी के बहाव को, इतिहास के बहाव को बदल रहा था। इट वॉज चेंजिंग द हिस्ट्री ऑफ इंडिया सर, ठीक है। इसके लिए अलेक्जेंडर के एंट्री को वाटरशेड मूवमेंट के रूप में लिखा गया है सर, ठीक है। इट मार्क द बिगिनिंग ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द इंडिया एंड द वेस्ट एंड विच स्पेंड मेनी सेंचुरीज टू फॉलो सर, ठीक है। देखो पर्शियन के आक्रमण और अलेक्जेंडर के आक्रमण के बीच में आपको काफी सारा डिफरेंस देखने को मिलता रहता है सर, ठीक है ना। वी विल फाइंड कि द पर्शियन इन्वेजन ऑफ इंडिया and the Alexander's invasion of India is very different from each other sir, ठीक है। अलेक्जेंडर जब भारत में आया तो अलेक्जेंडर को सबसे पहले तो उसने पर्शियंस को डिफीट कर दिया। तो वंस द पर्शियंस वर डिफीटेड देम सर, है ना, अलेक्जेंडर ने इनको डिफीट कर दिया, इनको डिफीट किया, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही वाज एबल टू एंटर इनटू द नॉर्थ वेस्ट पार्ट। वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में जब पहुंचा ना, तब उसने इंडिया की पॉलिटिकल कंडीशंस देखी, ही सॉ द पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ इंडिया। And during this period when he reached the northwest part of the country,
इंडिया वॉज क्वाइट डिसयूनाइटेड। डिसयूनाइटेड का मतलब यह है कि उत्तर पश्चिम में छोटे और बड़े राजा बैठे हुए थे जो एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे थे, जो एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में थे। इनके पास कोई पॉलिटिकल विजन नहीं था, दे डिड नॉट हैड एनी काइंड ऑफ पॉलिटिकल विजन एज वेल सर, ठीक है ना, समझे। सो वी विल सी कि इस बेसिस के रूप में हमको ये जानकारी मिल रही है कि जो जो डेवलपमेंट हुआ है सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑफ पॉइंट। तो यहां से हमको ये नॉलेज मिल रहा है कि जो पर्शियंस का इन्वेजन होता है और जो अल्टीमेट जो इम्पैक्ट हुई, ये इम्पैक्ट के बेसिस के रूप में वी विल कम टू नो अबाउट द डेवलपमेंट विल टेक प्लेस। अब देखिए क्या हुआ सर, है ना, व्हाट इज हैपनिंग सर, ठीक है। तो जब अलेक्जेंडर की एंट्री होती है भारत के अंदर, तो ग्रीक्स जो है, ये ग्रीक्स भारत के बारे में बहुत लिखने की शुरुआत करेंगे सर, ठीक है। सो द ग्रीक्स बिगेन टू राइट अबाउट इंडिया सर, है ना, ग्रीक्स ने इंडिया के बारे में लिखने की शुरुआत की। They talked about the Greek governors and the kings ruled in the northwest part of the country, which introduced the new styles of art and governance. ठीक है। After his conquest of Punjab region, Alexander expressed his desire to further attack over the Magadhan Empire, but then you will find Alexander को रोक दिया जाता है सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑफ पॉइंट, ओके। तो कहानी आपको यहाँ से देखने को मिलेगी कि अलेक्जेंडर जब भारत के ऊपर आता है, when he entered India, India was politically disunited सर, ठीक है। So we will find कि there was a lack of unity between the Indian kings, okay ना। ये इंडिया के जो राजा लोग थे, इनके बीच में एक मैं कह सकता हूं कि एक प्रकार की यूनिटी नहीं थी। छोटे बड़े स्टेट्स एक दूसरे के साथ लड़ाई के ऊपर टूटे हुए थे सर, है ना। अब अलेक्जेंडर की एंट्री के कारण क्या हुआ कि आज का जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है, आज का तक्षशिला वाला जो रीजन है, उनमें से कुछ राजाओं ने अलेक्जेंडर को सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने का मतलब यह है कि उन्होंने मान लिया कि अब अलेक्जेंडर भारत के ऊपर राज करने वाला है, उनकी कोई अथॉरिटी नहीं बचेगी, दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव एंड इवेंचुअली इनका जो साम्राज्य है वो टूट जाएगा सर, ठीक है। तो इस बेसिस के रूप में वी विल फाइंड कि एक राजा थे जिनका नाम था अंभी। अंभी अंभी करके एक राजा थे जो तक्षशिला के राजा थे। कौन थे? तक्षशिला के राजा थे। इन्होंने अलेक्जेंडर के सामने सरेंडर कर दिया। इन्होंने कहा कि हैंड्स अप सर, आई एम रेडी टू सरेंडर यू, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे आ रहे हो, रूल कर रहे हो सर, ठीक है। तो अलेक्जेंडर को काफी ऐसे लोग मिले जो अल्टीमेटली हम लोग कह सकते हैं उसका स्वागत कर रहे हैं एक तरह से। और आप समझने की कोशिश करिए कि इस तरह से जब एक शासक का स्वागत किया जा रहा है विदेशी आक्रमणकारी का, तो फिर ऑलमोस्ट भारत का इतिहास तो यहाँ से बदलेगा ही सर, ठीक है। तो अलेक्जेंडर पहुंचते 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 अगर आप समझने की कोशिश करोगे 326 बीसी के आसपास भारत की तरफ इन्वर्ट किया। उसने पर्शियंस को डिफीट किया और पर्शियंस को डिफीट करके इंडिया के एक राजा अंभी के साथ उसका संवाद हुआ। क्या राजा है? अंभी, द रूलर ऑफ तक्षशिला। ही सरेंडर्ड एंड एक्सेप्टेड द सुजरेनिटी ऑफ अलेक्जेंडर सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। उसने बेसिकली अलेक्जेंडर के सामने अपना जो मैं कहता हूं कि पर्चा था वो नहीं ले रहा है और कह दिया कि आप तो ग्रेट हो, आप महान हो, मैं आपके सामने सरेंडर कर देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। इस बेसिस के रूप में अगर आप समझने की कोशिश करिए कि अंभी करके राजा ने अलेक्जेंडर के सामने सरेंडर किया। अलेक्जेंडर वहां से थोड़ा नीचे की तरफ आया और नीचे की तरफ आते आते उसको झेलम नदी के किनारे सर, है ना, झेलम नदी के किनारे सर, है ना, उसको झेलम नदी के किनारे एक राजा मिलते हैं जिनका नाम है राजा पुरु। पुरु करके राजा थे सर, है ना, पौरव वंश के राजा कहते हैं, पुरु राजा सर, है ना। पुरु राजा ने अलेक्जेंडर को कहा कि मैं नहीं मानूंगा तुम्हारी, आई विल नॉट एक्सेप्ट यू एज द रूलर, आई विल नॉट एक्सेप्ट योर अथॉरिटी। आप कौन हो, आप क्या करने आए हो, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, पर आई विल नॉट एक्सेप्ट योर अथॉरिटी, मैं बिल्कुल नहीं, कदापि नहीं आपकी अथॉरिटी को एक्सेप्ट करूंगा सर, ठीक है। तो इस बेसिस के रूप में अगर आप समझने की कोशिश करिए तो हमको ये जानकारी मिल रही है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अलेक्जेंडर हैड टू फाइट ऑफ विद द इंडियन किंग कॉल्ड एज पोरस। ये पोरस बेसिकली पुरु राजा का नाम दिया गया है क्योंकि ग्रीक ऑथर्स ने इनके बारे में लिखा है, तो ग्रीक हिस्टोरियंस इनको पोरस कहते हैं। देखियो भारत में कभी भी कोई राजा का नाम पोरस नहीं मिलता है, ठीक है। इन इंडियन हिस्ट्री यू विल नेवर फाइंड अ नेम कॉल्ड एज पोरस फॉर एन इंडियन किंग, ओके ना। कभी किसी का राजा का नाम आपने देखा है प्राचीन भारत में पोरस नाम हो सर, ठीक है। मतलब ये वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट है यार, वेस्टर्न नाम आपको यहाँ से मिल जाएगा सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो उसकी लड़ाई बेसिकली अगर आप देखोगे तो पुरु राजा के साथ हो गई झेलम और बियास नदी के बीच में सर, ठीक है, क्योंकि पोरस का किंगडम वहां पे हुआ करता था। इनके बीच में अगर आप देखोगे तो एक लड़ाई होती है जिसे हम लोग कहते हैं हाइडस पास की लड़ाई, या इसी को ही बैटल ऑफ वितास्ता कहते हैं सर, ठीक है ना, या बेसिकली झेलम की लड़ाई के रूप में भी पहचानते हैं। इट इज कॉल्ड एज डिफरेंट डिफरेंट बैटल्स, ओके। बैटल ऑफ वितास्ता, वितास्ता क्यों? क्योंकि वी विल सी कि ये जो लैंड है या ये जो
नदी है झेलम, इसी को वितास्ता कहते थे सर, ठीक है ना। द रिवर कॉल्ड एज झेलम वाज कॉल्ड एज वितास्ता एज वेल। हाइडस पास की जब हम लोग बात करेंगे तो हाइडस पास को झेलम नदी के रूप में पहचाना गया है सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। एंड ग्रीक हिस्टोरियंस उसको हाइडस पास के रूप में पहचानते थे। तो ऐसा कहा गया है कि ये जो पोरस राजा, ये राजा पुरु है, और उनकी और अलेक्जेंडर के बीच में लड़ाई हो गई, उनकी और अलेक्जेंडर के बीच में लड़ाई हो गई। अब इसमें ग्रीक हिस्टोरियंस का ये मानना है कि हमारे जो राजा पुरु जो थे वो हार गए, और अलेक्जेंडर उनको हारने के बाद भी अपनी सत्ता वापस दे देंगे, क्योंकि अलेक्जेंडर वाज सो मच मोटिवेटेड टू सी अ किंग फाइटिंग ऑफ, है ना। अलेक्जेंडर उनको सत्ता वापस देते, उसके पीछे का कारण ये था कि अलेक्जेंडर उनकी जो बहादुरी थी, उनकी जो शौर्यता थी, उससे बहुत प्रभावित हो गए थे कि ये बात है ना, क्या बात है सर, है ना, कि इन्होंने जिस तरह से लड़ाई की है, ये लड़ाई तो बहुत काबिल तारीफ है, और ये काबिल तारीफ लड़ाई के रूप में मैं आपको अपना साम्राज्य वापस दे देता हूँ। ऐसा अलेक्जेंडर का प्रिसाइसली अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो लिखना है, ये अलेक्जेंडर के हिस्टोरियंस का लिखना है सर, ठीक है। बट देन यू विल फाइंड कि अलेक्जेंडर भारत की तरफ और आगे नहीं जा पाएगा। खैर, ये पुरु राज को उन्होंने हराया कि नहीं हराया, उसको लेके अलग अलग प्रकार के मत ममांतर है, क्योंकि सामान्य रूप से देखने को मिलता है कि पुरु राजा ने अलेक्जेंडर के सामने बहुत ही बड़ी लड़ाई की थी, और अगर राजा पौरव उनके सामने इतनी बड़ी मात्रा में लड़ाई कर रहे हैं तो अलेक्जेंडर क्यों उनको अपना साम्राज्य वापस दे देंगे? Why will the Alexander give him his own empire? Precisely, the reason is that कि Alexander was never happy to share his empire with any other kings. ठीक है, उसने पर्शियंस के साथ क्या किया, आप इतिहास के अंदर उठा के देखोगे तो आपको मिलेगा कि अलेक्जेंडर ने बड़ी मात्रा के अंदर पर्शियंस को खत्म कर दिया था। तो ये तो सवाल बनेगा ही, दिस विल बी अ क्वेश्चन दैट विल बी आस्क्ड कि व्हाई डिड अलेक्जेंडर was happy to live this people alive सर, है ना, इनको जिंदा क्यों छोड़ के गया, वो तो एक अलग ही सवाल आपको इसके अंदर से मिलता है। खैर, उसके ऊपर कभी बाद में चर्चा करेंगे, लेट्स कम बैक टू दिस पार्ट, ओके। तो कहानी आपको ये मिलती है कि जब भी हम लोग अलेक्जेंडर की बात करते हैं तो अलेक्जेंडर ने पुरु राज को हरा दिया सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। लेटर ऑन बाय दी वे पुरुष फॉट, है ना, राजा पोरस ने जिस तरह से लड़ाई की, अलेक्जेंडर रिस्टोर्ड हिज थ्रोन, अलेक्जेंडर ने उनका जो साम्राज्य है उनको फिर से रिस्टोर कर दिया, और रिस्टोर करने के बाद ऐसा कहते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनकी एक्सेप्टिबिलिटी, सुजनिटी एक्सेप्ट कराई जाती है, और इवेंचुअली बातें आगे चली। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात क्या है सर, ठीक है, अलेक्जेंडर का तो सपना ये था कि मैं झेलम नदी को क्रॉस करके और भारत की तरफ जाऊंगा, आई विल बी गोइंग मोर टुवर्ड्स द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, बट अलेक्जेंडर कुड नॉट गो बियॉन्ड सतलज, है ना, वो सतलज से आगे नहीं जा पाया। वो सतलज से आगे क्यों नहीं जा पाया? क्योंकि अलेक्जेंडर के सैनिकों ने उसके सामने बगावत कर दी सर, ठीक है। बगावत करने का इंटेंशन ये था कि अलेक्जेंडर के सैनिक काफी 8-9 साल से अपने घर से चल गए थे, 334 के आसपास अपना साम्राज्य बनाने के लिए अलेक्जेंडर और अपने ग्रीस वाला जो प्रदेश है वो छोड़ के गए थे, एंड बिकॉज दे हैड लेफ्ट देयर किंगडम वे बैक इन 9-10 years बैक, और इन बिटवीन उनकी काफी हजारों की संख्या में मृत्यु भी हुई, तो आखिर में अलेक्जेंडर के सैनिकों ने बगावत कर दी। बगावत किस बात के ऊपर की? कि हमको अब भारत में और ईस्ट की तरफ नहीं जाना है। अब काफी लोग कहते हैं कि अलेक्जेंडर का सपना तो था कि वो मगध को कैप्चर करते हुए भारत के ईस्टर्न एरिया में जाए, पर शायद तक उनके सैनिकों ने मगध के राजा के बारे में नाम सुन लिया था। उस पीरियड के अंदर अगर आप इतिहास उठा के देखोगे तो द होल ऑफ द नॉर्थ इंडिया वाज अंडर द धनानंद एम्पायर, और धनानंद की सेना उस पीरियड में भी कुछ 3-4 लाख के आसपास, ऊपर से उससे भी बड़ी हुआ करती थी सर, है ना। तो अलेक्जेंडर के सैनिकों को डर था कि अगर हम लोग ने मगध की तरफ आक्रमण किया, इफ वी इन्वेडेड ओवर मगध, और मगध के शासकों ने हमारी सर्विस कर दी, तो हम क्या करेंगे सर, ठीक है ना। देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि द किंग्स ऑफ मगध माइट डिस्ट्रॉय द गुरूर ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी सर, है ना। उनको जो सपना था कि भाई हम साम्राज्य बनाएंगे, हम बहुत बड़ा एम्पायर बिल्डिंग करेंगे, है ना, तो मगध के ऊपर पहुंचते पहुंचते सर्विस हो जाएगी तो कहीं के नहीं रहेंगे सर, ठीक है। ऊपर से हाथियों के बारे में उन्होंने बहुत सुना था, इंडिया के राजा के पास जो बड़े बड़े हाथी हुआ करते थे, वो हाथी का डर भी इनके अंदर घुस गया था। तो वी विल फाइंड कि देयर वर मल्टीपल फैक्टर्स, है ना। इस पीरियड में आपको एक से अधिक परिबल देखने को मिलेंगे, जिन सब के कारण अलेक्जेंडर की सेना थोड़ी डिटर होती है। डिटर होने का मतलब है कि उनको ये लग रहा था कि यार लड़ाई करने के चक्कर में हमारी सर्विस ना हो जाए कहीं पे, तो साम्राज्य बनाने के चक्कर में ये लोग भारत के झेलम सतलज तक आएंगे, बियास तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, बट उससे ज्यादा नहीं जा पाए सर, ठीक है। तो सतलज ब्यास नदी के बीच में ट्रांजिशन जोन के अंदर रहते हैं, एंड देन फाइनली दे वर सपोज टू लाइक नो रिसीव अ सेटबैक, और फिर वहां से वापस चले गए। तो उन्होंने राजा पोरस के साथ जो लड़ाई की थी उसका नाम याद रखिएगा, झेलम की लड़ाई है, इसी को ही वितस्ता की लड़ाई भी कहते हैं।
क्यों? क्योंकि झेलम का जो पुराना नाम था इतिहास में क्या था, वो वितस्ता था। अगर आपको वैदिक लिटरेचर याद होगा तो हमने आपको बताया था कि सतलज को सुतुद्री कहते हैं सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। बियास को विपशा नदी के रूप में पहचानते हैं, रवि को पुरुषनी के रूप में पहचानते हैं, वैसे ही झेलस को वितस्ता कहते हैं, सिंधु को, आज की इंडस को सिंधु कहते हैं सर, ठीक है। तो वी विल सी कि हमको ये जानकारी मिल रही है कि ये जो वितस्ता की लड़ाई है उसमें अलेक्जेंडर फिर वापस रिट्रीट करता है, उसके बाद आगे नहीं जाएगा। नहीं जाने के बहुत सारे कारण है। अलेक्जेंडर जब वापस गया तो उसने भारत के ऊपर एक रास्ता खोल दिया सर, ठीक है। अलेक्जेंडर ने क्या किया कि बिकॉज ही हैड कम अप विद एन इंटेंशन ऑफ एम्पायर बिल्डिंग, तो आज के सिंध में चला गया। उसने सिंध में पाटला नाम का एक शहर है, कौन सा है, पाटला, एक पोर्ट है, उसका इनॉग्रेशन किया, मतलब उसका फाउंडेशन कर दिया सर, ठीक है। तो अलेक्जेंडर का एक सेनापति था जिसका नाम था नियरकस, है ना, क्या नाम था, नियरकस, दी लेफ्टिनेंट ऑफ अलेक्जेंडर्स आर्मी सर, ठीक है। नियरकस वाज एक्चुअली गिवन द अथॉरिटी टू ओपन अ पोर्ट एंड अ सी रूट टुवर्ड्स इंडिया। अलेक्जेंडर की आक्रमण की जो रिट्रीट है, रिट्रीट का मतलब क्या है सर, ठीक है ना, समझे, कि बाय 325 BC Alexander started retreat of the Greeks, okay ना। So because the Greeks started retreating, तो इन्होंने 3 रूट लिए भारत से वापस जाने के लिए सर, है ना। They started taking 3 routes towards India या from India सर, ठीक है। One was the traditional route जो खैबर पास के थ्रू आए थे, ये लोग जो खैबर के थ्रू आए थे, एक वो रूट था। दूसरा देखोगे तो इन्होंने मकरान का समुद्र किनारा पकड़ लिया, मकरान मतलब बलूचिस्तान से होते हुए, ये वाया बोलन पास से निकले हुए थे सर, ठीक है। तीसरा देखने की कोशिश करोगे तो इन्होंने समुद्र का रास्ता निकाला एंड दे डिसाइडेड टू टेक द अरेबियन सी। इसमें पाटला नाम का एक पोर्ट है, याद रखिएगा, पाटला करके एक पोर्ट है जो सिंध के अंदर आया हुआ है। कहां पे आया हुआ है, सिंध के अंदर आया हुआ है। वो अलेक्जेंडर की जो आर्मी थी या उसका जो नेवल का ऑफिशियल था उसके द्वारा उसका फाउंडेशन रखा गया था, और उन्होंने सिंध के अंदर अपनी एक क्षत्रप सिस्टम की शुरुआत की थी। तो अलेक्जेंडर की इंपैक्ट के कारण 3 रूट्स डेवलप होते हैं। कितने रूट्स होते हैं, 3 रूट्स डेवलप होने की शुरुआत होगी सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो वी विल फाइंड कि विद द इन्वेजन ऑफ अलेक्जेंडर ऑफ इंडिया वी विल सी 3 रूट्स विल बी डेवलप, है ना। तीनों के तीनों रूट्स, एक लैंड से था, एक ज्योग्राफिकल टेरेन में बोलान पास से होते हुए जाना, मकरान का समुद्र किनारा क्रॉस करके, और तीसरा आप देखोगे पाटला या सिंध के थ्रू आपको मिलेगा सर, ठीक है। तो अलेक्जेंडर अल्टीमेटली बेबीलोन नाम के शहर में पहुंचता है, उसकी सब सेना को इकट्ठा करता है, क्योंकि आधे इधर गए थे, आधे उधर गए थे, आधे कहीं और गए थे सर, ठीक है। तो ये लोग बेबीलोन पहुंचे। बेबीलोन पहुंचते पहुंचते अलेक्जेंडर बीमार हो गया, मच्छर काटने से उसको मलेरिया हुआ था, एंड देन ही पास्ड अवे सर, ठीक है ना, समझे। सो ऐसा कहते हैं कि द अलेक्जेंडर्स आर्मी वांटेड टू इन्वेड ओवर इंडिया बट द सोल्जर्स रिफ्यूज्ड टू कोऑपरेट, है ना। अलेक्जेंडर के अंदर सेना में म्यूटिनी हो गई थी, सैनिकों ने मना कर दिया कि भाई देखो हम नहीं जाएंगे, भारत में बहुत ही सर्विस होती है, ये राजा पुरु के सामने लड़ाई करते करते ही हमारी काफी सर्विस हो गई। तो आखिर में अलेक्जेंडर ने डिसाइड किया कि चलो भाई मेरी सेना मेरे फेवर में नहीं है तो मैं क्या करूंगा, एंड देन अलेक्जेंडर स्टार्टेड रिट्रीटिंग। ये रिट्रीट उसने बेबीलोन की तरफ गया और बेबीलोन में ही उसकी मृत्यु हो जाती है सर, ठीक है ना, गेटिंग ऑन पॉइंट, ओके। तो ये बेबीलोन है, बेबीलोन इज द मॉडर्न डे इराक। आपको पूछा जा सकता है कि बेबीलोन कहां पे आया है, तो मेसोपोटामिया का जो पुराना नाम है सर, है ना, मेसोपोटामिया, ठीक है ना, या इराक हम लोग आज की तारीख में पहचानते हैं, दैट इज द बेबीलोन रीजन ओनली सर, ठीक है ना, वही बेबीलोन है, वही आपका इराक वाला रीजन है, और वही हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेस के रूप में भी आपको मिलता है सर। खैर, सो हम इस बेसिस के रूप में जब अलेक्जेंडर की इन्वेजन की बात करते हैं तो हमको ये जानकारी मिलनी चाहिए कि अलेक्जेंडर वांटेड टू अटैक द मगधन एम्पायर। अलेक्जेंडर चाहता था कि वो मगध के ऊपर, एम्पायर के ऊपर आक्रमण करे, बट उसके सैनिकों ने मगधों के बारे में सुना था, उसने सैनिक ने मगध के राजा के बारे में सुना था, बोले कतई जहर राजा है, बहुत ही पावरफुल है और इतने शक्तिशाली है कि बात मत करिए, अगर जरूरत से ज्यादा इनके सामने चर्बी की तो सर्विस हो जाएगी सर, ठीक है ना। तो वी विल फाइंड कि हिज ट्रूप्स हैड ऑलरेडी टायर्ड एंड दे हैड हर्ड अबाउट द नंदा एम्पायर, है ना। इन्होंने नंदा के बारे में सुना था, इनकी आर्मी के बारे में सुना था, and that is the reason they refused to be engaged in a war against a very powerful adversary. तो अलेक्जेंडर दुनिया जीतने चला था, he had thought of winning the world, but the way he had learnt about the Raja Puru fighting against him, the way we will find कि धनानंद was waiting eagerly to cross the Satluj and the Bias river and enter India. Alexander's army decided to retreat. अलेक्जेंडर की सेना ने डिसाइड कर दिया कि भाई छोड़ो यार, हम तो वापिस चले जाते हैं,
देयर इज नो पॉइंट ऑफ इन्वेडिंग ओवर इंडिया सर, ठीक है ना, कि भारत के ऊपर आक्रमण करके हम खुद ही अपनी जान गंवा दे, इतनी कोई भारी गलती थोड़ी करेगा सर, ठीक है ना, समझे। तो इस तरह से भारत में आक्रमण करने के लिए सिकंदर आया तो था, बट फिर वो एक हद के बाद सक्सेसफुल नहीं रहेगा सर, ठीक है। तो ये अलेक्जेंडर की कहानी है, दिस इज द स्टोरी ऑफ अलेक्जेंडर। हमको यहाँ से दो चीजें देखनी है कि कैसे अल्टीमेटली अगर आप समझने की कोशिश करिए कि अलेक्जेंडर की इंपैक्ट भारत के ऊपर रही है सर, है ना, व्हाट हैज बीन द इंपैक्ट ऑफ अलेक्जेंडर इन्वेजन ओवर इंडिया सर, ठीक है। अब देखिए दो तीन चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। अलेक्जेंडर की इंपैक्ट के रूप में पहली इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगी वो है इंडिया और वेस्ट एशिया के बीच में, हमारे बीच में जो रिलेशन है वो बनने की शुरुआत हो गई सर, ठीक है ना, समझे। सो लेट अस सी द ग्रीक इन्वेजन एंड द इंपैक्ट ऑफ द ग्रीक ऑन इंडिया सर, ठीक है ना, समझे। तो एक नया टाइटल दे देते हैं फिर से सर, है ना, पहले ब्लैक बोर्ड से व्हाइट बोर्ड से समझाऊंगा और फिर उसके बाद आपको स्लाइड से भी थोड़ा बहुत समझा दूंगा सर, ठीक है ना। तो ग्रीक इन्वेजन ऑफ इंडिया सर, है ना, इंपैक्ट ऑफ द ग्रीक इन्वेजन सर, है ना। Let's see the impact of the Greek invasion. So let us try to understand, let us try to see what has been the impact of the Greek invasion, how the Greeks will be creating a huge dent on the India and what will happen further sir, ठीक है ना, समझे। अब देखिए कि जब हम लोग ग्रीक इन्वेजन की बात करेंगे, when we will be trying to see the Greek invasion, तो आपको तीन चार चीजें पता होनी चाहिए। इसकी पॉलिटिकल इंपैक्ट, इसकी इकोनॉमिकल इंपैक्ट, इसकी सोशल इंपैक्ट और कल्चरल इंपैक्ट, है ना। तो अगर आपको कुछ भी इंपैक्ट में आता है ना, इनफैक्ट मैं आपको ग्रेवी बता देता हूँ आंसर के अंदर भी, अगर आपको कुछ भी ब्रेकअप करके लिखना है ना, कोई भी चीज को तोड़ के लिखना है, समझना है, तो ये मेथड सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहती है, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपका आइडिया क्लियर हो जाता है कि ये चीजों को ऐसे लिखना है, इस फॉर्मेट में लिखना है, और अल्टीमेटली ये आपको लॉन्ग टर्म में बहुत ही लाभदायी रहेगी सर। खैर, तो ये इंपैक्ट के अंदर आपको दो तीन चीजें मिलेगी। पहली इसकी पॉलिटिकल इंपैक्ट में मिलती है, बिकॉज ज्योग्राफिकली अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आज का नॉर्थ वेस्ट इंडिया अलेक्जेंडर ने जीता था, ओवर पीरियड ऑफ टाइम पॉलिटिकल यूनिटी की भी शुरुआत होगी सर, ठीक है ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि द नॉर्थ वेस्ट इंडिया प्रिसाइसली विल बी कन्वर्टेड एंड देन वी विल सी कि इंडिया एंड द ग्रीक ट्रेड एंड कॉमर्स will also be established. So this will lead to the political consolidation of India. The Persians who were actually ruling in the western part of the country, they got defeated. Even the small kings of India who were politically not united, they also learned the lesson of unity. अलेक्जेंडर के आक्रमण ने भारत को यूनाइट किया है एक तरह से, क्योंकि विदेशी आक्रमण जब हुए तो भारत के कुछ कुछ राजाओं को यह समझ में आया कि भाई हमारी बीच में जो डिफरेंसेस है वो बाद में है सर, ठीक है ना। The differences between ours will be settled, it can be settled over a period of time, but then we need to understand कि हम कोई विदेशी को अलाउ ना करें हमारी जमीन के ऊपर, वो हमारा सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव होना चाहिए सर, ठीक है। So the fundamental objective for our people is that कि we should not allow any kind of foreign invasions, okay। So political sense के अंदर हमको ये देखने को मिलती है कि एक इंटरेक्शन होने की शुरुआत होती है वेस्टर्न एशिया और ग्रीक्स के बीच में और इंडियंस के बीच में सर, ठीक है। दूसरी इसकी इंपैक्ट सोसाइटी कल्चर के अंदर आपको देखने को मिलेगी, खास करके ग्रीक हिस्टोरियंस, ये जितने भी ग्रीक हिस्टोरियंस है ये भर भर के इंडिया के बारे में लिखेंगे सर, ठीक है। ये ग्रीक हिस्टोरियंस के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो मैंने आपको हीरोडोटस के बारे में बताया सर, ठीक है। हीरोडोटस वहां तक लिखता है कि जब अलेक्जेंडर भारत के ऊपर आक्रमण कर रहा है, when Alexander is invading towards India, the Greeks were surprised to find Indian soldiers in the Persian army. हीरोडोटस ने ये चीज एक्सप्लिसिटली मेंशन की है कि जब ग्रीक्स ने भारत के ऊपर आक्रमण की और उनके ऊपर लड़ाई की तो पर्शिया सबसे पहले बीच में आया। पर्शियन सेना के साथ जब वो संघर्ष में उतरे तो उनको ये मतलब है ना बहुत ही सरप्राइजिंग लगा कि पर्शियन आर्मी के अंदर इंडियन सैनिक, भारतीय सैनिक उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि इंडियन सोल्जर्स कितने मार्शियल क्वालिटी के थे, इनके अंदर कितनी वॉरियर स्पिरिट थी, इनके अंदर कितनी वो जज्बा था कि they decided to take on this people कि भाई नहीं कैसे भी करके हम इनके सामने तो लड़ ही लेंगे सर, ठीक है ना, समझे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड आपको यहाँ से देखने को मिलेगा जो हीरोडोटस ने एक्सप्लिसिटली लिखा है सर, ठीक है ना। सो ही हैज रिटन अबाउट द स्टोरी लाइन और उसने ये बताने की कोशिश की है कि कैसे इंडियन सोल्जर्स है
वैसे ही आप देखोगे तो अरियन करके एक हिस्टोरियन है, अरियन सर, ठीक है, अरियन है, स्ट्रैबो है सर, ठीक है ना, ये सब के सब ग्रीक ऑथर्स से, इन्होंने भी भारत के बारे में लिखा है। वी विल फाइंड कि मेगास्थिनिस करके एक डिप्लोमेट आपको देखने को मिलेगा, हम लोग कल के क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे कि जब चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट के अंदर मेगास्थिनिस जैसे एम्बेसडर्स की एंट्री होती है, when the ambassador like Megasthenes entered into the court of Chandragupta Maurya, we will also find कि Megasthenes will be writing about the India in the book called Indica, सर, है ना, तो इंडिका नामक एक किताब लिखी जाती है। ये दर्शाता है कि इंडियंस के बारे में ग्रीक्स ने भर भर के लिखा है, तो वेस्टर्न ऑथर्स विल बी राइटिंग अबाउट इंडिया सर, है ना, बड़ी मात्रा के अंदर आपको सोशियो कल्चरल इंटरेक्शन बहुत बड़ी मात्रा के अंदर मिलता है सर, ठीक है। सो द ग्रीक्स बिगेन टू राइट अबाउट इंडिया. The Greek governors and the kings ruled in the northwest regions of India, which introduced new style of art and the governance. Okay ना, समझे? तो काफी सारे ग्रीक गवर्नर्स रूल करते थे। अब जैसे कि अगर आप गवर्नर के रूप में अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको एक ग्रीक गवर्नर देखने को मिलेगा, पाइथन। पाइथन यूज्ड टू बी द ग्रीक गवर्नर ऑफ द सिंध रीजन। आपको एक ग्रीक गवर्नर देखने को मिलेगा, सेलेकस निकेटर। ये सेलेकस निकेटर वही है जो अल्टीमेटली अगर आप देखोगे चंद्रगुप्त मौर्य के सामने लड़ाई करने के लिए उतर जाएगा, जिसने मौर्यस के ऊपर आक्रमण किया था और चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी सर्विस भी की थी, मतलब इसके सामने लड़ाई की थी और इसको पराजित भी किया था सर, ठीक है ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि अलेक्जेंडर्स एंट्री टुवर्ड्स इंडिया began a huge level of interaction with Indians. After defeating the Persians, ईरानी शासकों को पराजित करने के बाद अलेक्जेंडर के लिए एक रास्ता खुल जाता है कि वो भारत के ऊपर बहुत बड़ा आक्रमण, बेसिकली हम लोग कह सकते हैं कि वी विल सी दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है डेवलपमेंट उसके यहाँ पे होगा सर, ठीक है ना, समझे। सो वी विल सी कि इसकी इम्पैक्ट में आपको बड़ी मात्रा के अंदर आपको चीजें देखने को मिलेगी। पहली चीज इंपैक्ट के रूप में आप समझने की कोशिश करते हैं यहाँ स्लाइड से ही, द अलेक्जेंडर्स इन्वेजन लेड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रीक क्षत्रपीस इन द नॉर्थ वेस्ट रीजन्स ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, है ना। अब आप देखिए कि फिर से एक सिस्टम देखने को मिलती है जो है क्षत्रप प्रथा। क्षत्रप सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया है कि गवर्नर सिस्टम है, तो गवर्नर को प्रोविंसेस के अंदर जब अपॉइंट किया जाता है तो उसको क्षत्रप सिस्टम के रूप में पहचानते हैं। अब कभी कभी कंफ्यूजन ये होता है बच्चों के अंदर कि बच्चों को ये लगता है कि क्षत्रप प्रथा की जो शुरुआत है वो मूलतः से ग्रीक्स ने की थी, पर अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया कि ये जो क्षत्रप प्रथा की जो शुरुआत है वो ग्रीक्स के द्वारा नहीं की गई है, पर वो किसके द्वारा की गई है, वो बेसिकली पर्शियंस के द्वारा की गई है सर, ठीक है ना। तो आई गेस वी हैड जस्ट डिस्कस्ड आउट कि द क्षत्रप सिस्टम was actually started by the Persians, और ये पर्शियंस ही थे जिन्होंने बेसिकली ये क्षत्रप प्रथा का फाउंडेशन रखा था, ये रहा सर, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको बता रहा था, उसी के बारे में डिस्कशन करवा रहा था, तो आपको एक आइडिया रहना चाहिए कि क्षत्रप सिस्टम की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। दूसरी, ट्रेड रूट्स ओपन अप। हम देखिए कि अलेक्जेंडर के समय पे 3 रूट ओपन हुए, कितने, 3 रूट्स ओपन अप, है ना, 3 रूट्स वर देयर, ओके ना। ये सवाल आ सकता है कि कहां कहां पे रूट ओपन हुए थे, वेयर वर द रूट्स, ओके ना, कौन से एरिया में रूट्स ओपन हुए थे। तो आपको एक आइडिया रहना चाहिए कि एक तो खाइबर पास वाला रूट जो ट्रेडिशनली चलता था, दूसरा बोलान और मकरान का समुद्र किनारा आज का बलूचिस्तान को कनेक्ट होते हुए बोलान पास, और तीसरा सिंध में से पाटला नामक पोर्ट, कौन सा, पाटला नामक पोर्ट सर, ठीक है। तो ये पाटला नामक पोर्ट की जो डेवलपमेंट अलेक्जेंडर के द्वारा की गई, जहां सिंध के अंदर उसने अपने गवर्नर की अपॉइंटमेंट की, उससे हमको काफी सारा वी विल फाइंड कि नेवल डेवलपमेंट भी होने की शुरुआत हो जाती है सर, ठीक है। सो द अलेक्जेंडर्स इन्वेजन लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रेड रूट्स एज वेल। देयर वर 4 डिफरेंट ट्रेड रूट्स। मैंने आपको बताया कि 4 ट्रेडिशनल ट्रेड रूट निकल के 3 तो नए खोले, एक पुराना वाला। देयर वर 4 डिफरेंट ट्रेड रूट्स, है ना, 3+1, 3 नए खोले और बेसिकली एक ट्रेडिशनल चल रहा था, which facilitated the movement of the Greek merchants and the craftsmen in establishing contact between India and the Greece, है ना। तो व्यापारी आए, बड़ी मात्रा के अंदर व्यापार हुआ, ईरान से बड़ी मात्रा में हमको व्यापारियों की एंट्री देखने को मिलेगी। ये सब के सब लोग आके अल्टीमेटली अगर आप समझोगे तो भारत के बारे में लिखते हैं, दे विल बी राइटिंग मोर अबाउट इंडिया, दे विल बी मेंशनिंग अबाउट इंडिया की क्या कहानी हो, और व्यापार बड़ी मात्रा में आपको बढ़ जाता है सर, ठीक है।
दिस विल ऑल्सो लीड टू द सेटलमेंट्स ऑफ द ग्रीक कम्युनिटी इन इंडिया। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। अलेक्जेंडर ने एक चीज बहुत ही ध्यान रखी थी, अलेक्जेंडर हैड मेड श्योर कि वो जहां जहां जाएगा अपनी सेटलमेंट बना के जाएगा सर, ठीक है। मतलब से फॉर एग्जांपल ही स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग मिलिट्री कैंटोनमेंट्स अलोंग द प्लेसेस ऑफ कॉन्क्वेस्ट, हो गया ना, समझे कि से फॉर एग्जांपल आप यहां से देखिए कि अलेक्जेंडर यहां से आया है, यहां से आया, यहां से आया, यहां से आया सर, ठीक है, इन सब रीजन्स में। तो जहां जहां उसकी आर्मी पहुंची है वहां वहां पे उसने कैंटोनमेंट बना दी है। कैंटोनमेंट समझ में आता है सर आपको सर, है ना। कैंटोनमेंट इज कॉल्ड एज द प्लेस वेयर द आर्मी स्टेज, ओके। और कैंटोनमेंट के आजू बाजू में छोटा सा एक गवर्नर बना दिया उसने, एक वहां पे सेटलमेंट करवा दी ग्रीक्स की कि भाई आप यहाँ पे रुक जाइए। तो बड़ी मात्रा में ग्रीक कॉलोनीज बनने की शुरुआत होगी। तो आज के उत्तर पश्चिम एरिया के अंदर ये जो ग्रीक कॉलोनीज आपको मिलती हैं, ये ग्रीक कॉलोनीज का जो फाउंडेशन है वो अलेक्जेंडर के समय पे हुआ था, ठीक है। ये याद रखिएगा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। द ग्रीक कॉलोनीज दैट वर एस्टैब्लिश्ड इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अलेक्जेंडर एक्चुअली लेड टू द मोर एंड मोर ऑफ इन्फ्लक्स ऑफ द ग्रीक्स, है ना। तो बड़ी मात्रा में जो ग्रीक्स है वो भारत की तरफ भी आएंगे। सो द ट्रेड इंक्रीज, मेनी ग्रीक सेटलमेंट्स वर एस्टैब्लिश्ड इन द नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। इसमें उसके गवर्नर्स भी हुआ करते थे और इस बेसिस के रूप में हमको कुछ कुछ जगह मिलती है। कौन सी जगह मिलती? तो जैसे एक जगह मिलती है एलेक्जेंड्रिया सर, है ना, समझे कि नहीं समझे। एलेक्जेंड्रिया दो जगह के ऊपर है, एक आपको इजिप्ट में मिलता है पोर्ट, वो पोर्ट का नाम भी एलेक्जेंड्रिया है सर, ठीक है ना, समझे, क्योंकि एलेक्जेंडर का फतह वहां पे भी हुआ था। ही हैड एक्चुअली लाइक नो वॉन ओवर द रीजन्स ऑफ इजिप्ट एज वेल सर, ठीक है। दिस इज नियर अ प्लेस कॉल्ड एज काबुल, है ना। आपको एक देखने को मिलेगी बो केफला सर, ठीक है, नियर पेशावर, एंड अलेक्जेंड्रिया इन द सिंध वर सम ऑफ द प्रोमिनेंट ग्रीक सेटलमेंट्स एज वेल सर। खैर, सो वी विल फाइंड कि इस बेसिस के रूप में हमको यहाँ से देखने को मिलती है द ग्रीक अकाउंट्स ऑफ इंडिया प्रोवाइड वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन बट विद अ लिटिल बिट ऑफ एग्जेजरेशन। तो कुछ कुछ लोगों ने बढ़ा चढ़ा के लिखा है, ऑब्वियस लिखने की कोशिश करेंगे। एंड वी विल फाइंड कि अलेक्जेंडर के मृत्यु तक यहाँ पे इंडिया के साथ काफी अच्छे रिलेशंस एस्टैब्लिश हुए थे। और ये अलेक्जेंडर का गवर्नर ही था जिसका नाम था सेल्यूकस निकेटर। क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर, जिसने बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर आक्रमण किया सर, ठीक है ना, समझे। कि जो अलेक्जेंडर नहीं कर पाया कि मगध के ऊपर आक्रमण करना, टू इन्वेड ओवर मगध, वो अलेक्जेंडर का सेनापति या उसी का ही एक गवर्नर जो लेटर पीरियड में नॉर्थ वेस्ट इंडिया में रूल कर रहा होता है, जिसका नाम था सेलेकस निकोटर, वो अल्टीमेटली भारत के ऊपर आक्रमण करेगा, ठीक है ना, समझे। तो अलेक्जेंडर की जो कंट्रीब्यूशन है, या अल्टीमेटली अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो हमको ये मिलेगी कि छोटे बड़े जो राजाओं थे उन सबको डिफीट करते हुए अलेक्जेंडर ने एक स्टेबल मैं कहूंगा पॉलिटिकल एम्पायर बनाने की शुरुआत की थी। और अल्टीमेटली जब अलेक्जेंडर हार गया या अलेक्जेंडर पराजित हुआ, अलेक्जेंडर भारत से गया और अलेक्जेंडर के गवर्नर्स अल्टीमेटली इंडिया को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो ये गवर्नर्स को डिफीट करते हुए चंद्रगुप्त मौर्य ने नॉर्थ वेस्ट इंडिया जीत लिया सर, ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त मौर्य के लिए बहुत सरल टास्क हो जाता है, क्योंकि अलेक्जेंडर ने नॉर्थ वेस्ट इंडिया को ऑलमोस्ट कंसोलिडेट कर दिया था। अब देखिए कि पर्शियंस मेड अ वेरी इजी टास्क फॉर अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर के लिए इजी टास्क किसी ने बनाया था? तो पर्शियंस ने बनाया था सबसे पहले सर, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि पर्शियंस वर एबल टू लाइक वी विल से डिफीट द स्मॉल किंग्स एंड दे वर एबल टू डोमिनेट द रीजन। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि पर्शियंस को डिफीट करके अलेक्जेंडर आया। अलेक्जेंडर ने नॉर्थ वेस्ट इंडिया को फिर से कंसोलिडेट कर दिया। उसके बाद अलेक्जेंडर का एक गवर्नर आता है जिसका नाम था सेलेकस निकेटर, वो भी नॉर्थ वेस्ट में ही रहता है और उसने भी बेसिकली नॉर्थ वेस्ट को अपने हाथ में रखा। उसको हराने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य को थाली में पूरा का पूरा नॉर्थ वेस्ट इंडिया पिरोस के दे दिया गया और कहा गया कि खाओ राजा सर, ठीक है। खाओ राजा का मतलब यह है कि राजा अब आपको कोई रोकने वाला है नहीं, आप मजे से बेसिकली उनको क्या कह सकते हैं कि अपने रीजन में कंट्रोल कर सकते हो। तो मौर्यस के लिए सिकंदर ने नॉर्थ वेस्ट इंडिया को यूनाइट करके गया है, ऐसा काफी लोग कहते हैं सर, ठीक है ना। तो ये एक फोटोग्राफ है, द सरेंडर ऑफ राजा पोरस टू अलेक्जेंडर। ये तो कोई लेटेस्ट पीरियड के अंदर है, ये उस पीरियड में नहीं था। ये राजा पोरस है और यहाँ अलेक्जेंडर को इस तरह से दिखाया गया है, पेंटिंग के अंदर से आपको ये मिलता रहेगा सर। खैर, तो इस बेसिस के रूप में वी विल फाइंड कि सेलेकस निकेटर द गवर्नर ऑफ द ग्रीक्स, है ना, he got defeated at the hands of चंद्रगुप्त मौर्य। और उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के सामने लड़ाई की जो अलेक्जेंडर नहीं कर पाया। और आखिर में परिणाम क्या हुआ? आखिर में परिणाम यह होता है कि ग्रीक्स की भारत से बादबाकी हो जाएगी
और चंद्रगुप्त मौर्य उत्तर पश्चिम इंडिया को जीतेगा सर। ठीक है, तो ऐसा कह सकते हैं कि अलेक्जेंडर की मेहनत चंद्रगुप्त मौर्य के लिए की गई थी, है ना। इट वॉज चंद्रगुप्त मौर्य हु टुक ओवर द रीन्स ऑफ अलेक्जेंडर नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जो अल्टीमेटली वी विल फाइंड कि अलेक्जेंडर अपने सेनापतियों को और अपने मिलिट्री गवर्नर्स को छोड़ के गए थे। क्षत्रप सिस्टम जो है ये बेसिकली अलेक्जेंडर के द्वारा इंट्रोड्यूस तो नहीं की गई थी, पर अपने प्रोविंशियल गवर्नर्स के रूप में आपको यहां से मिलेगी। दूसरी, वी विल फाइंड कि ये ग्रीक्स फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडो ग्रीक्स के बीच में निकल के आए। इंडो ग्रीक्स क्यों कहते हैं इनको, अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी कि ग्रीक्स बहुत बड़ी मात्रा में भारत में सेटल होते हैं सर, है ना। सो मोर एंड मोर नंबर ऑफ ग्रीक्स विल बी कमिंग टुवर्ड्स इंडिया। इनफैक्ट तक्षशिला में उस पीरियड में ऐसा कहता है कि बहुत सारे विदेशी वो पढ़ने आते थे, वो फॉरेन स्टूडेंट्स एट तक्षशिला। उसमें ग्रीक्स और पर्शिया से भी लोग बड़ी मात्रा में आए हैं सर। ठीक है, इनमें से कुछ लोग भारतीय बन गए, मतलब इंडियन कल्चर को अपनाने की शुरुआत करते हैं, इंडियन फैमिलीज के साथ इनके मैट्रिमोनियल रिलेशंस होते हैं, और इस बिजनेस के रूप में इनको इंडो ग्रीक्स कहा गया है। दे वर कॉल्ड एज इंडो ग्रीक्स एज वेल सर। ठीक है ना, समझे। तो ये एक इंटरेस्टिंग कहानी आपको यहाँ से मिलती है। बाकी इकोनॉमिकली ट्रेड एंड कॉमर्स बढ़ता है। वी विल सी कि एक ट्रेड रूट्स का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। मैंने आपको बताया कि सी के रास्ते से पोर्ट का डेवलपमेंट होना, पाटला करके बोलान पास का डेवलपमेंट होना, मेन तो बोलान और मकरान का समुद्र किनारा जो कभी कोई सोच नहीं सकता था, वो अलेक्जेंडर खोल के गया सर। ठीक है, सो अलेक्जेंडर ओपनड अप मल्टीपल ट्रेड रूट्स एज वेल, और ग्रीक हिस्टोरियंस ने उसके बाद भर भर के लिखा। मेगास्थनीस आएगा, मेगास्थनीस विल बी राइटिंग अ बुक कॉल्ड एज इंडिका सर, है ना। तो ये इंडिका नामक एक किताब लिखता है जिसमें उसने मौर्यस को और चंद्रगुप्त मौर्य को, पाटलिपुत्र के बारे में काफी सारी चीजें लिखी है। उसने पलीबोथरा, सैंड्राकोटोस करके एक राजा के बारे में लिखा है। सैंड्राकोटोस कोई और नहीं पर अपना चंद्रगुप्त मौर्य ही था सर। खैर, तो एक ये कहानी आपको मिलेगी, और यहां से ही बेसिकली वी विल फाइंड कि ग्रीक्स ने आर्ट एंड कल्चर में भी इंपैक्ट किया। ये आर्ट एंड कल्चर के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो आपको देखने को मिलती है गांधार स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर सर, है ना। कौन सी आर्ट है? गांधार स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। आपने नाम सुना होगा कि आज के उत्तर पश्चिम एरिया में, आज के नॉर्थ वेस्ट इंडिया में गांधार में बेसिकली कल्चर का डेवलपमेंट होता है और आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट हुआ। ये आर्किटेक्चर में गांधार स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर का अपना खुद का महत्व है। खासियत ये है कि अंडर द गांधार स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर वी विल सी दैट ड्यूरिंग दिस पीरियड, ये पीरियड के कार्यकाल के अंदर हमको ये एविडेंसेस मिल रहे हैं, ये जानकारी मिल रही है कि जो स्थापत्य है उसमें बुद्ध की जो मूर्ति है, द स्टैच्यूज ऑफ बुद्धा वर हैविंग द ग्रीक इन्फ्लुएंस, है ना। उसके अंदर ग्रीक इन्फ्लुएंस था। तो ये जो ग्रीक इन्फ्लुएंस वाली मूर्तियां है वो बेसिकली गांधार स्कूल के अंदर बनती थी। वो ग्रीक्स के द्वारा एक योगदान आपको मिलेगा सर। ठीक है, तो काफी सारे रिलेशन से, इनफैक्ट ये जो सेलिकस निकोटर की मैं बात कर रहा था ना, सेलिकस निकोटर, उसने अपनी डॉटर हेलेना की शादी कर दी सर, है ना। हेलेना was the daughter of सेलिकस निकोटर and she was married off to चंद्रगुप्त मौर्य सर। ठीक है ना, ऐसे भी हमारे पास एविडेंसेस है। तो मैट्रिमोनियल रिलेशंस बिटवीन द इंडियंस एंड द ग्रीक्स आल्सो स्टार्टेड, है ना। तो सोसाइटी में हम लोग ये लिख सकते हैं, द ग्रीक स्टार्टेड इंडियनाइजिंग एंड मैट्रिमोनियल रिलेशंस आल्सो स्टार्टेड सर, है ना। मैट्रिमोनियल रिलेशंस का मतलब ये है कि रोटी बेटी का संबंध बांधने की शुरुआत हुई। जैसे मैंने आपको कल के क्लास के अंदर बताया था कि बिंबिसार करके एक राजा हुआ करते थे मगध के, इन्होंने एक नहीं, दो नहीं, 3 से अधिक शादियां की, पॉलीगैमस रिलेशनशिप, बिकॉज ही वांटेड टू हैव स्टेबिलिटी। उसी तौर के ऊपर ग्रीक इन्वेजन के कारण भी भारत में मैट्रिमोनियल रिलेशंस का भी एक बेस बनेगा सर। ठीक है, तो ओवरऑल आपको चीजें समझ में आई होगी कि किस तरह से वी विल सी कि भारत में ग्रीक और अलेक्जेंडर्स या बेसिकली मौर्यन इन्वेजन, पर्शियन इन्वेजन की शुरुआत थी। ये पर्शियन और मौर्यन ग्रीक इन्वेजन के बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल सी कि द मौर्यन एम्पायर विल कम टू पावर सर, है ना। समझे कि अलेक्जेंडर का भारत से जाना और भारत में नंद डायनेस्टी की गाड़ी पलटाते हुए सर, ठीक है, कौटिल्य और चंद्रगुप्त मौर्य अल्टीमेटली अगर आप देखोगे तो मौर्यस की शुरुआत करते हैं सर। ठीक है ना, तो ये एक पूरी कहानी है थीम लाइन के रूप में। आज हमने ये 2 इन्वेजन के ऊपर डिस्कस किया है। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द 2 इन्वेजन्स ऑफ इंडिया। प्रिसाइसली यहाँ से सवाल बहुत बनेंगे। कल्चर से सवाल बनने की शुरुआत है। सिग्लोई कॉइन्स क्या थे, जैसे पर्शियंस के द्वारा एक कॉइन्स आए थे डेल्टोई कॉइन्स, ये डेल्टोई कॉइन्स के ऊपर भी सवाल आ सकता है। क्षत्रप प्रथा से सवाल आ सकता है कि क्षत्रप सिस्टम किसने शुरू की थी, भारत में क्षत्रप सिस्टम का फाउंडेशन क्या है। क्योंकि आप देखिएगा कि पोस्ट मौर्यन पीरियड, जैसे मौर्यस का डिक्लाइन हुआ ना, उसके बाद पोस्ट मॉडर्न पीरियड की शुरुआत होती है सर। ठीक है,
ये जो पोस्ट मौर्यन पीरियड अगर आप देखोगे तो उसमें आपको वेस्टर्न क्षत्रप करके एक डायनेस्टी मिलेगी। ये वेस्टर्न क्षत्रप बेसिकली क्षत्रप राजाओं के ही वंशज से जो पावर के ऊपर आते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम से, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, ऐसी बहुत सारी नॉलेज है जो हमको यहाँ से मिलती है, तो हमको एक आइडिया रहना चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग मिलेंगे तो इन द नेक्स्ट क्लास विल बी टॉकिंग अबाउट द मौर्यस, है ना। हम मौर्यस के ऊपर और चर्चा करेंगे और मौर्यन डायनेस्टी का कैसे ओरिजिन हुआ है, इनमें कैसे चंद्रगुप्त मौर्य पावर के ऊपर आए, कैसे कौटिल्य का क्या योगदान रहा है। हम लोग ये भी देखेंगे कि अर्थशास्त्र एक किताब के रूप में कितनी इंपॉर्टेंट है और इससे हमको क्या क्या नॉलेज मिलता है सर, ठीक है, एज अ बुक ऑफ हिस्ट्री, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। पर आज इतना ही रखते हैं। लेट अस कंक्लूड द सेशन टुडे। आपको अगर चीजें समझ में आ रही है तो आप हमारे साथ जुड़िए। ये सब आपको जो मैं लिखा रहा हूँ ये सब आपको बहुत ही फायदे कारक तो है ही, पर आप हमारे लाइव क्लासेस के अंदर आओगे तो आपकी डाउट सॉल्यूशन हो जाएगी, कंप्लीट डाउट सॉल्यूशन मैं खुद आपकी अटेंड करूंगा, है ना। तो क्लास के बाद मैं 15-20 मिनट एक्स्ट्रा आपके डाउट्स नॉर्मली अटेंड करता हूँ। दूसरा फायदा ये है कि आप ये कोड यूज करिए जिसका नाम है PN Live सर, है ना। तो while taking any kind of subscription you will get extra discount as well सर, ठीक है ना। तो आप हमारे लाइव क्लासेस के अंदर जुड़िए, हमारी नई बैचेस शुरू हो रही है। बाय द वे इन द मंथ ऑफ दिसंबर, अभी 2 वीक के बाद, आई एम स्टार्टिंग विद अ कोर्स ऑन आर्ट एंड कल्चर। मैं कला और संस्कृति के ऊपर एक सेशन की शुरुआत कर रहा हूँ। मैं आपको वेलकम करूंगा कि आप हमारे आर्ट एंड कल्चर के कोर्स के अंदर भी जुड़िए। बहुत ही पावर पैक्ड और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है जो आपके लिए बहुत ही अच्छा खासा फाउंडेशन, और मैं ये कहूंगा कि आपको बहुत ही लाभ कराएगा सर, ठीक है। तो मोस्ट वेलकम टू दिस कोर्स। PN Live इज द कोड एंड मेरे आर्ट एंड कल्चर के अंदर जुड़ सकते हैं। मेरे ऑप्शनल का पेपर 2 भी शुरू होगा। आई विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद हिस्ट्री ऑप्शनल पेपर 2 एंड बाकी कोई क्वेरी होगी तो मैं आपके लिए ज़रूर से जुड़ूंगा। आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर को कॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है। और अगर आपको ये सीरीज में समझ में आ रहा है तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से कहिए, तो मैं आगे के चैप्टर्स भी आपके लिए लेके आऊँगा। थैंक यू वेरी मच। आज ही क्लास को ख़त्म करते हैं और नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे मौर्यन इंडिया की तरफ से। लेट्स क्रैक इट। जय हिंद।